तो अब हारून हमें बताओ इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे ये आपको पता लगा कि इंडिया का रिकॉर्ड बना सकता हूँ मैं? एक्चुअली है ना एक तरीके से ना स्केरी बना दिया इसे बहुत ज़्यादा। मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी में ये माना जाता है कि अगर कोई लद्दाख नहीं गया है वो मोटो ब्लॉगर नहीं है। ये जो है ये मेडल है बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से मेरे को मिला। अच्छा ना, सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है जो इसमें लगा हुआ है। तो ये चीज़ होती है देखने की, ठीक है, यही नहीं कि भाई कुछ भी कि या तो मैं नहीं और अगर मैं हूँ तो मेरा कुछ वजूद हो कि मम्मी मैं वहाँ जा रहा हूँ बाइक लेकर। उनके दिमाग में ना ऐसा हो जाता है पहाड़ गिर जाएगा, भूकंप आ जाएगा, धरती फट जाएगी। मैं अभी आपको यहाँ पे मिलूंगा और 1 घंटे बाद मैं आपको मसूर पे मिलूंगा, मुझे खुद नहीं पता होता। कभी भी बंदा इतना स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि नेचर और आपका पैशन ही आपको रिवाइव कर सकता है। 2 बजे से लेके अगले दिन सुबह के 11 बजे तक नॉन स्टॉप बाइक तक। बहुत सरप्राइजिंग है। आप अभी प्रिडिक्ट करोगे कि सामने ऐसा है और 2 मिनट में वो वहाँ क्या है आपको तब पता चलेगा जब वहाँ पहुँच जाए। क्योंकि मुझे खारदुंगला से जाना था वरीला से जाना था चांगला से जाना था मुझे काकसांगला। ये सारे हाईएस्ट पासिस हैं। इतना सब देख लिया ना लाइफ में कोई ना सपोर्ट कहीं से। मैं तो ऑन सोलो वे चल रहा हूँ। जियो मरो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, या तो कर जाएंगे या मर जाएंगे। मेरे लिए वो सिचुएशन थी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल में द टाइम पास शो। जैसा हमारे शो का फॉर्मेट है रियल स्टोरीज रियल पीपल, और जो आज हमारे साथ हैं वो भी एक रियल लाइफ रिकॉर्ड होल्डर है, वो भी इंडिया के, जिन्होंने उत्तराखंड से हमारे पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करा है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ पे बनाया है, कैसे बनाया है, ये सब हम उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की जुबानी। पर उससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी। हम देखते हैं हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स नए हमारे साथ ऐड हो रहे हैं, जो अभी हमें देख रहे हैं, शायद उनको अच्छा लग रहा है तभी हमें देख रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा आपके लिए ऐसी रियल स्टोरीज लेके आने के लिए, और आपको भी अच्छा लगेगा। ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा नया एपिसोड। आज हमारे साथ हैं मिस्टर हारून। तो हारून भाई कैसे हो आप? बस बहुत बढ़िया, और बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को आप लोगों के साथ यहाँ पे बैठ कर। अरे मेरे को अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। एक बहुत ही प्रोफेशनल और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, तो इस चीज़ की मुझे ज़्यादा खुशी है। अरे बहुत थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हारून। हम ऐसे ही लोग देखते हैं जो रियल होते हैं, रियल लाइफ में स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं, जिनको अभी स्टार्टिंग फेज में, हर कोई बड़ा नहीं होता, हम भी अभी स्टार्टिंग फेज है हमारा भी, हम ऐसे लोगों को देखते हैं। और आपने तो फिर भी एक इंडिया के लिए रिकॉर्ड बनाया है उत्तराखंड से, देहरादून से। आपने देहरादून को रिप्रेजेंट करा है, बाइकिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करा है यहाँ की, तो बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा प्लीज़ अपने बारे में बताओ हमारे व्यूअर्स को, और आपने ये रिकॉर्ड कैसे शुरू हुआ, ये जर्नी कैसे शुरू हुई, थोड़ा सा बताओ। ओके, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद हारून है। मेरे को लोग द राइडर 93 के भी नाम से भी जानते हैं, और मैं वैसे तो पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। बाकी पैशन में मैं बाइकिंग करता हूँ, जो कि आज से नहीं 2011-12 से करता आ रहा हूँ मैं। लेकिन यूट्यूब में और जो प्रोफेशनल राइडिंग है इसमें मैं जस्ट अभी 4-5 साल पहले ही आया हूँ, क्योंकि राइडिंग तो हम बचपन से ही सभी ने कहीं ना कहीं करी होती है। लेकिन जो प्रोफेशनल वे है वो आजकल में ही चल रहा है। जो ट्रेंड चल रहा है मोटो ब्लॉगिंग का, वो भी हाल फिलहाल में ही चल रहा है, शुरुआत में इतना नहीं था। बाकी मैंने लंबी राइड्स करी हैं। मैं केदारनाथ गया, अच्छा, लद्दाख गया हूँ 2 बार, तो लद्दाख गया हूँ, और एक बार जैसलमेर लोंगे वाला साइड भी गया हूँ। बाकी लोकल जो दिल्ली आगरा, ये तो ऐसा है कि बस चलो जैसे होता है ना चाय पीने के लिए चलो, तो ये तो मेरे लिए ऐसे चलता है। बढ़िया है यार, आप लद्दाख भी जा रहे हो, जैसलमेर, इन्होंने सारे ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं लोगों के। हम तो सोचते रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है यार। मतलब लद्दाख जाना एक अधिकांश लड़कों का ड्रीम ही है, और बेचारे का ड्रीम पूरा भी नहीं हो पा रहा। आप 2 बार घूम के भी आ गए। एक्चुअली है ना एक तरीके से ना स्केरी बना दिया इसे बहुत ज़्यादा। कि मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी में ये माना जाता है कि अगर कोई लद्दाख नहीं गया है वो मोटो ब्लॉगर नहीं है। वो बाइकर नहीं है, रियल बाइकर नहीं है वो। अगर आप लद्दाख गए, ओहो ये लद्दाख गया है, ये राइडर है, ठीक है, तो ये ना एक मिथ है। ठीक है, हमने लद्दाख से भी टफेस्ट टेरेन्स देखे हैं, ठीक है, जो लद्दाख कभी हमें लद्दाख को भी भुला देते हैं कि यार ये मैं कहाँ आ गया। उससे भी टफ टेरेंस है, ऐसा नहीं है। बस ये है कि लद्दाख अपने लो ऑक्सीजन, हाई एल्टीट्यूड और वाटर पासिंग और ठंड के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो ऐसा नहीं है, लद्दाख इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना ही मुश्किल नहीं है। इसके लिए कोई आपको हायर सीसी बाइक की जरूरत नहीं होती, आप एक नॉर्मल बाइक पे भी कर सकते हो। लाइक स्प्लेंडर पे जा सकते हैं क्या हम? बिल्कुल, सच में मैंने वहाँ प्लेटिना वाले भी देखे हैं। प्लेटिना तो छोड़ दो, मैं लास्ट टाइम जब अभी ये जो रिकॉर्ड राइड करने में गया था, मेरे को एक वुमेन मिली थी वो यूएसए की, जो कि यूएसए से नॉन स्टॉप साइकिल पे आ रही थी। ओ भाई साहब, साइकिल पे। अच्छा। और जिस चढ़ाई पे मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर में चढ़ रही थी, उस चढ़ाई पे वो साइकिल चढ़ा रही थी, और मैंने ना बाइक साइड में ला के रोका और मैं उसे देखने लगा। मैंने कहा यार अगर इसकी जगह मैं होता क्या मैं चढ़ा पाता? ऑफ कोर्स नॉट। जब मेरी बाइक वहाँ पे लो ऑक्सीजन की वजह से उतना कंबस्चन नहीं पैदा कर पा रही है, ये कैसे चढ़ा रहे हैं? और ये यूएसए से आ रही है। तो
ये चीज़ देख के थोड़ी हिम्मत भी मिलती है कि जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल एज अ वुमन वो कर रही है तो फिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये रियलिटी होती है, क्योंकि वो सोलो थी। सोलो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का माहौल कैसा है। एक सोलो वुमेन का बाहर निकलना कितना रिस्की होता है। ये तो है, ये बात तो सही। और फिर आप दूसरी कंट्री से आ रहे हो, आपको पता भी नहीं है ये कंट्री में क्या है, लैंग्वेज समझना, चीज़ें समझना, रास्ते पता करना। तो मेरे को लगा कि मैंने कहा नहीं ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। बहुत अच्छा यार, बहुत तो अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कोई नहीं जा सकता, सब जा सकते हैं। बस ये है कि कुछ प्रिकॉशंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हारून, आपने जो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके रिकॉर्ड की, जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं, जिसके लिए हम बहुत सब एक्साइटेड हैं, तो आप प्लीज़ एक्सप्लेन करो और हमारे व्यूवर्स को भी एक बार आप दिखाओ यार आपका क्या क्या है रिकॉर्ड में। ये जो है, ये मेडल है जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से मेरे को मिला। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको इसका सर्टिफिकेट एक बार हमें दिखाओ ना। बिल्कुल, कैसा है, हम भी देख सकते हैं। रिकॉर्ड बनाया नहीं हमने, लेकिन हम देख तो सकते हैं। एक दिन बना लेंगे आप भी। अरे बिल्कुल। और ऐसा कुछ इसका सर्टिफिकेट दिखता है। अच्छा, अब भाई सब कुछ मिला हुआ है, आईडी कार्ड होता है इसमें सब कुछ मिला हुआ है। इनको आईडी कार्ड मिला हुआ है, पेन, और ये इनको कुछ ब्रोचेस वगैरह मिले हैं, साथ ही साथ इनको ना सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है जो इसमें लगा हुआ है, प्रॉपर एक बॉक्स के अंदर है। मतलब प्रोफेशनल है, ये नहीं कि कोई ऐसी फेक है या कुछ है, जेन्युइन चीज़ है। तो ये चीज़ होती है देखने की, ठीक है, यही नहीं कि भाई कुछ भी। आपको बुक भी मिली है, आई गेस, इंसाइक्लोपीडिया है पूरा। इंसाइक्लोपीडिया। इसका जो वेट है ऐसा है, मम्मी ने चीनी लेना भेज दिया, 3 किलो चीनी ले आओ। तो देखो गाइस, तो ये है, भाई को ये बुक भी मिली है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भाई का नाम आ रखा है, भाई ने भी रिकॉर्ड दर्ज किया है, तो एक बहुत बड़ी बात है, इन्होंने अपने देहरादून को रिप्रेजेंट किया है। तो अब हारून हमें बताओ, इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे ये आपको पता लगा कि इंडिया का रिकॉर्ड बना सकता हूँ मैं, और कहाँ पे बनाया, कैसे बनाया? अच्छा, तो मैं इसे बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अपने चाइल्डहुड से। अरे बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं बचपन से ही होती है। बिल्कुल। और रिकॉर्ड अक्सर तभी बनता है जब इंसान कहीं टूटता है। बिल्कुल, कोई ऐसे रिकॉर्ड नहीं बना सकता खुशी में कि हाँ चलो आज रिकॉर्ड बनाते हैं। सही ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं इंसान मेंटली या फिर हार्ट ब्रोकन होता है, तभी उसके दिमाग में आता है कि या तो मैं नहीं, और अगर मैं हूँ तो मेरा कुछ वजूद हो। हाँ, 2011-12 के आसपास हम लोग साइकिल चलाते थे। मेरे को साइकिल से स्टंट्स करने का बहुत शौक था। अच्छा। तो उस टाइम पे जो देहरादून का कल्चर था ना, वो स्टंट कल्चर बहुत ज़बरदस्त था। तो हम देहरादून में एक जगह है, ओलंपस हाई के सामने अपार्टमेंट करके एक जगह है। तो वहाँ पे जो है ना स्टंट कल्चर चलता था। अलग अलग टीम्स होती थी, एवोल्यूशन, ट्रांसफ्यूजन, ऐसे करके छोटी मोटी टीम्स होती थी, और हर कोई वहाँ पे स्टंट प्रैक्टिस करता था। उस टाइम पे कोई स्कूटी पे कर रहा है, कोई बाइक पे कर रहा है। तो और हम तो बच्चे ही थे, हम साइकिल पे करते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग हमें सपोर्ट नहीं, वो भी हमें सपोर्ट किया, वो हमें ट्रिक्स बताते थे, ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। तो मेरी जो जर्नी है वहाँ से शुरू हुई। मेरे को उस टाइम स्टंट्स का बहुत शौक था। अच्छा। तो अब साइकिल का ट्रेंड खत्म हुआ, आया बाइक का। अब मेरे पास बाइक नहीं, जॉब मैं करता नहीं था उस टाइम पे। तो मेरी मम्मी ने मुझे उस टाइम बाइक दे दी थी, फर्स्ट बाइक मेरी यामा SZR। फिर उसके बाद मैंने ली R15 वर्जन 1 जब मैंने ली तो मुझे लगा कि हाँ कि ये थोड़ी सी बाइक मेरे कंपैरेटिव है, मैं इससे कुछ स्टंट्स ट्राई कर सकता हूँ। तो ये स्टंटिंग वाला जो मेरा सीन है ना, 2018 तक चलता रहा। मैं ये नॉर्मल स्टंट्स करता रहा, राइडिंग नहीं करता था मैं। अपना जैसे घूमने फिरने वाला सीन था। किसी ने कह दिया कहीं चल रहे, चलो बाइक उठा के यार चाय पीने बिजनौर चलते हैं, चलो चाय पीने बिजनौर पहुंच गए चाय पीने। अच्छा, लड़कों का ऐसा ही होता है वैसे। चाय पीने बिजनौर लड़कों को खुद नहीं पता होता वो कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल, घर से निकलते हैं, हमें भी नहीं पता होता। 100 रुपये मिलाए, 3 जने बाइक पे बैठे, चलो भाई पहुंच गए। कहीं ना कहीं निकल ही जाते थे। तो ये जो पीरियड था ना, ये पीरियड मेरे लिए ऐसा था, उस टाइम पे मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। फिर आ गया लॉकडाउन। अब जैसे ही लॉकडाउन आया तो एक बंदे की वीडियो बहुत वायरल थी जो अपने पिताजी को KTM पे बिठा के भगा रहा था और वो उनके रिएक्शंस ले रहा था। यार बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं अपनी मम्मी को एक स्पोर्ट्स बाइक पे बिठा के भगाऊंगा तो क्या ये मेरे को नहीं पता वो डरेंगी? तो तब मुझे पता चला, मैंने कहा हाँ मोटो ब्लॉगिंग भी कुछ होती है। पर तब भी मेरे दिमाग में ये नहीं था मैं मोटो ब्लॉगिंग करूँगा। तो मेरा एक फ्रेंड सर्कल हुआ करता था जिसमें हम 3-4 दोस्त थे। तो मैंने उनसे डिस्कस करा, मैंने कहा क्या हम ये सब करें? तो उन्होंने कहा नहीं यार, इससे पैसा नहीं आएगा। मैंने कहा यार पैसा तो मैंने इस चीज़ के लिए नहीं सोचा है कि मैं पैसे के लिए करूँगा कभी, पर मैंने हमेशा से ये सोचा है कि मैं बाइकिंग ही करूँगा। ये मेरी जान है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इवन मेरे घर वाले भी मुझे मना करते हैं ना, ये सब क्या कर रहा है, एक दिन यूँ हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने उन्हें ये कह रखा है, मैंने एक बार को शादी नहीं करूँगा पर बाइकिंग नहीं छोड़ सकता। अब एक छोटी सी बात पता है क्या है, जब भी लड़का बोलता है ना अपने घर में कि मम्मी मैं वहाँ जा रहा हूँ बाइक लेके, उनके दिमाग में ना ऐसा हो जाता है पहाड़ गिर जाएगा, बारिश आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, धरती फट जाएगी, बाइक अचानक से 4 हिस्सों में बढ़ जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो है मैटर ऑफ टाइम है। जो चीज़ जब होनी होगी ना, उसे कोई नहीं रोक पाएगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। फिर उसके बाद जिसके साथ मैं रिलेशन में था उसने मुझे सपोर्ट करा, उसने मेरे को कैमरा दिलाया,
ठीक है, सब कुछ करा उसने मेरे लिए। मैं अपना मोटो व्लॉगिंग जर्नी में आया, मैंने अपने ट्राई करे। उस टाइम पे हम जो थे मीटअप्स में जाते थे। अच्छा, हाँ मीटअप प्रो राइडर 1000 से पहली बार मैं वहाँ मिला था। अच्छा, जब उनके अगस्त चौहान की बात कर रहे हैं? अगस्त चौहान ओके ओके। उनसे मैं मिला था DIT के फेस्ट में। DIT का फेस्ट चल रहा था, मैं वहाँ गया था, तो उनसे मिला था मैं वहाँ। तब उन्होंने मेरी राइडिंग देखी, उन्होंने मेरा चैनल वगैरह देखा, उन्होंने कहा कि तू बहुत सही जा रहा है, कि तेरा हैंडलिंग अच्छी है, तेरे को थोड़ा गैजेट्स अपग्रेड करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पे कोई 2000 रुपये वाला एक्शन कैमरा लेके घूम रहा था मैं। 10,000 नौकरी वाला और क्या कर सकता है, कोई 40,000 का GoPro तो खरीद नहीं सकता। सही बात। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मेरे पास यही है और मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं अभी मेरे पास है नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, अगर इन फ्यूचर सही चलता रहा तो मैं तेरे को अपनी साइड से दे दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, बिल्कुल देखा जाएगा, क्योंकि वो बंदा बहुत बढ़िया था। ये लड़का बहुत अच्छा था अगस्ती चौहान। बंदा बहुत बढ़िया था, बिल्कुल फ्रैंक। ऐसा कभी आप मिलोगे ना उनसे, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि वो तुम्हें जानता ही नहीं है। ऐसा लगेगा कि आप उनके पता नहीं कब बचपन के दोस्त हैं। बिल्कुल ऐसा है। मेरे पास वीडियो आज भी मैं देखता हूँ उनसे, जब पहली बार मिला था मेरे पास आज भी वीडियो पड़ी है, मैं देखता हूँ, मैंने कहा वो क्या दिन था और आज क्या दिन है। तो वो भी एक अलग ही मोमेंट था। तब उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर करा कि तू कर सकता है और तेरी बाइक हैंडलिंग बहुत अच्छी है। मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा। फिर ऐसा ऐसा करते मैं मीटअप्स में जाने लगा। उनके 1 मिलियन में मैं उनके 1 मिलियन में गया। वहाँ पे भी उन्होंने मेरे को मोटिवेट करा। मैं और ब्लॉगर्स को देखता चला गया कि और लोग क्या कर रहे हैं। अब ये करते करते वो छोड़ गई मुझे। अच्छा, वो छोड़ गई मुझे। मेरे घर वाले मुझे ताने मारते रहे, हाँ भाई कहाँ गई वो। अब मैं क्या बोलूँ, मैं साइलेंट। मैंने बाइक निकाली, चाबी लगाई और मैं निकल गया मसूरी की तरफ। सोचता रहा, चल बाइक चलाता रहा, सोचता रहा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ऐसे करते हैं लड़के। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, मैं भी ऐसे राइडिंग करते करता निकल जाता हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता मैं कहाँ जा रहा हूँ। बिल्कुल। मैं अभी आपको यहाँ पे मिलूंगा और 1 घंटे बाद मैं आपको मसूर पे मिलूंगा, मुझे खुद नहीं पता होता। कभी भी बंदा इतना स्ट्रेस हो जाता है। क्योंकि नेचर और आपका पैशन ही आपको रिवाइव कर सकता है इससे। एग्जैक्टली। नेचर सबसे बेस्ट तरीका है अपने आपको रिवाइव करने का। हाँ। मेरा जो पहली जर्नी थी मेरी थी केदारनाथ की। अच्छा, मैंने सोचा मैं क्यों ना कि एक केदारनाथ का टूर मार के आऊँ, क्योंकि केदारनाथ का मैंने देखा था बहुत खूबसूरत जगह है। दूसरी राइड के लिए मैं निकला था जैसलमेर। अच्छा अच्छा। दूसरी राइड थी मेरी जैसलमेर की। उसमें मेरी टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो गई थी। एक्चुअली मुझे निकलना था सुबह के 3 बजे, पर मुझे जिसके साथ निकलना था उसकी तबीयत ख़राब हो गई। अच्छा, अब बज गए दोपहर के 2। वो बंदा तो जाना पाए। अब मेरे घर वालों ने मुझे लास्ट वार्निंग दी, निकलना है तो अभी निकल जाने, उसके बाद नहीं निकलने देंगे। अब दोपहर के 2 बज रहे और मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार अब कैसे जाऊँगा। मैंने चलो देखी जाएगी। यहीं से टैंक फुल कराया अपना, निकल गया बाइक लेके। 2 बजे से लेके अगले दिन सुबह के 11 बजे तक नॉन स्टॉप बाइक चली है। नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप। आप रात को स्टे भी नहीं करा कहीं पे? रात को स्टे नहीं करा, बस ये है कि कुछ खाने पीने के लिए। हाँ, मतलब वो चीज़ अलग है, मतलब सोने के लिए नहीं रुके कहीं भी। रुके। अच्छा, नॉन स्टॉप मैंने राइड करी और सीधा बाइक जैसलमेर सुबह के 11 बजे जाकर रुकी है। अरे भाई, सीधा बाइक जैसलमेर। आप भी तगड़े राइड हो रहे भाई। और मेरे साथ रास्ते में एक खतरनाक सीन हो गया। क्या सीन हो गया था? एक ना हाईवे आता है। अब मैं गूगल मैप के सारे चलाता हूँ मैं। देखो बाइक यूजुअली जब आप बहुत लंबे रूट पे जाते हैं ना तो आपको रास्ते पता नहीं होता, गूगल मैप के सारे ही चलते हैं। ऑब्वियसली होता है। तो गूगल मैप ने मेरे को ना एक ऐसे रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया जो कि 200 से 250 किलोमीटर लंबा था, बिल्कुल स्ट्रेट पैच। अच्छा। उस पर कोई लाइट्स नहीं उस रास्ते पे, और ना ही वहाँ पे कोई और व्हीकल। अच्छा। मैं अकेला। अरे। और मैं बाइक चला रहा हूँ। अब जब एक स्ट्रेट पैच होता है ना और आप काफ़ी देर से बाइक चला रहे होते हैं, आपको ना नींद आने लग जाती है। ये तो है। ठीक है। और मैं पहली बाइक इतनी लंबी रूट पे चला रहा था और वो भी मैंने सोच रखा था कि ना आज तो जैसलमेर ही रुकेगी जाके बाइक, मैं बीच में कहीं नहीं रुकूंगा। ये मेरी जिद थी, पता नहीं क्यों। ठीक है, क्योंकि वो जगह ऐसी थी ना, मेरे को भरोसा नहीं पड़ता कि मेरे को आसपास कहीं स्टे करना चाहिए। मैं चलाता रहा, अचानक से ना मेरी आँख लग गई बाइक पे। अरे भाई साहब। और मुझे पता नहीं चला बाइक पे आँख कब लगी। बाइक ना हाईवे से यूँ खिसकती जैसे ही कच्चे में आई तो वहाँ पे ना एक पत्थर पड़ा, पत्थर से यूँ उछली और मेरी एकदम आँख खुली। मैंने कहा एक क्या हुआ, और सामने ना ब्रिज आ रहा था, ब्रिज की दीवार। और मैंने पता नहीं किस तरह उसे बाइक को कंट्रोल करके मैंने बचाई, नहीं तो मैं उस ब्रिज से नीचे गिर जाता। फिर उसका मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहीं ज़्यादा हो रहा है, मैंने क्या करूँ। फिर मैंने देखा यहाँ तो अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा, लाइट दूर दूर तक नहीं, बस जितना मुझे बाइक की लाइट से दिख रहा था ना, बस मुझे उतना ही विजन था। अच्छा। अब मुझे यूँ नहीं पता कि आगे क्या है, क्योंकि जितनी दूर बाइक की लाइट जा रही है उतना मुझे दिख रहा है, अगल बगल क्या है वो भी नहीं दिख रहा। मैंने बॉटल से पानी निकाला, अपना मुंह धोया, चलता रहा। ऐसे करके मैंने सुबह के 11 बजे तक जैसलमेर पर गाड़ी लगाई। फिर जैसलमेर से मेरे को जाना था लोंगेवाला बॉर्डर, वो भी बहुत दूर था वहाँ से, पर मैंने जैसलमेर में उस दिन स्टे करना बेहतर समझा। मैंने कहा ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि जैसलमेर में गर्मी बहुत है। ये तो है। अच्छा, वहाँ पे गर्मी है कि आप बाइक से उतरे, फ्रेश होने के लिए गए, 2 मिनट में फ्रेश होकर आप आ गए ना, तो आप बाइक की सीट पे बैठ नहीं सकते पानी डाले बिना। अरे नहीं, इतना बिल्कुल तपता हुआ। ओ भाई साहब। तो मुझे अपनी बाइक पर भरोसा, मेरी CBR से झेल गई तो सब कुछ झेल जाएगी। जो बाइक उस गर्मी को झेल गई ना, वो फिर सब कुछ झेल सकती है। उसके बाद मेरी दूसरी राइड थी लद्दाख। वो थी मेरी प्रो राइडर 1000 के फादर के साथ।
जितेंद्र चौहान के साथ। अच्छा। वो मुझे लेके गए थे पहली बार अपने साथ लद्दाख। तो जब मैंने पहली बार लद्दाख देखा तो मुझे लगा, मैंने कहा यार इसका कितना बड़ा मिथ है, तू लद्दाख नहीं जा सकता, तू जाएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसे। मैंने लद्दाख तो मैं आराम से पहुँच गया, कुछ भी तो नहीं है लद्दाख में, मतलब मेरे को ऐसा लगा। अब वो हो सकता है कि कोई पहली बार जाए और उसके साथ क्या हो जाए, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि वो आपकी राइडिंग स्किल्स और आपके वक्त पे डिपेंड करता है। बिल्कुल किस्मत है फिर तो वो तो किस्मत भी कह सकते हैं आप उसे। बट मैं बहुत सेफली पहुंच गया और बहुत सेफली हम लोग आ भी गए। तो मेरे दिमाग में ये था, मैंने कहा नहीं यार लद्दाख मेरे लिए इतना टफ टेरेन नहीं है, मैं करके आ गया। फिर मैंने लद्दाख के बारे में रिसर्च करना शुरू करा कि मैं इसमें हाईएस्ट पासिस जो हैं इनमें क्या कर सकता हूँ, क्या कुछ हो सकता है क्या यहाँ पे। तो वही मैं आपको एक लेडी की बात बता रहा था जो चंडीगढ़ से रिकॉर्ड बना रही थी कन्याकुमारी के लिए, और जिनकी इलाहाबाद के आसपास एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। वो ऑलरेडी IBR होल्डर थी, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की। अच्छा। तो मैंने उनका देखा तो मुझे लगा, मैंने कहा ऐसी भी कोई चीज़ होती है रिकॉर्ड। तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा, मैंने कहा हाँ क्यों ना इसमें ट्राई करा जाए। बाकी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका था, मेरा उसमें कुछ हो नहीं पाया। मैंने सोचा क्यों ना एक बार इसे ट्राई दी। फिर मैंने रिसर्च करी काफ़ी। तो मेरा जो रिकॉर्ड था वो एक्चुअली ये होना था कि फास्टेस्ट 2 व्हीलर टू कवर द हाईएस्ट 9 passes in 24 hours। अच्छा। एंड लद्दाख इज सरप्राइजिंग। लद्दाख बहुत सरप्राइजिंग है। आप अभी प्रिडिक्ट करोगे कि सामने ऐसा है और 2 मिनट में वो वहाँ क्या है आपको तब पता चलेगा जब वहाँ पहुँच जाओगे। जो वहाँ पहुँच जाओगे बहुत अनप्रेडिक्टेबल, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपको रोड दिख रही है बिल्कुल सीधी है, बीच में उसमें कहाँ बम्प है ना आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो सीधी रोड है, मैं ऐसे 150 पहुँचा दूंगा गाड़ी को, बम्प आएगा गाड़ी चलेगी सीधा रोड से बाहर और आप घिसड़ते हुए रोड पे जाओगे। कितने एक्सीडेंट देख लिए मैंने लद्दाख में से। अरे भाई साहब, क्योंकि बीच में एक ऐसा पैच पड़ता है जहाँ पे अनस्टेबल रोड है, दिखेगी बिल्कुल सीधी पर ऐसे 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 करके है। तो फिर आपने जो रिकॉर्ड बनाया वो 24 घंटे वाला ही बनाया है दूसरा? नहीं, मैं रिकॉर्ड के लिए निकला, घर से मैं निकला, बारिश हो रही थी, शाम के 4 बजे निकला था मैं लद्दाख के लिए। मैंने जो कैलकुलेशन लगाई थी, मैंने ये लगाई थी कि मैं 4 बजे देहरादून से निकलूँगा और सुबह तक मनाली पहुँचूँगा, मनाली में ब्रेकफास्ट करके फिर लद्दाख के लिए निकलूँगा। मैं स्लीप नहीं करूँगा, मैं नॉन स्टॉप चलता रहूँगा, सीधा लद्दाख की गाड़ी रोकूंगा। सेम वही जैसलमेर वाला सीन। मैं अपनी, क्योंकि मेरे दिमाग में एक और रिकॉर्ड है, मैं उसके लिए भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ सब चीज़ें करके। मैं जैसे ही देहरादून से निकला, सोलन के आसपास जो है ना रात को बारिश हो रही थी बहुत तेज़। अच्छा। तो मेरा जो साथ के मेरा जो बैकअप व्हीकल था मेरे साथ जो था, तो मैंने उसे साइड में रोक लिया। मैंने कहा क्या करें, बारिश हो रही है बहुत तेज़। तो हमारे पास रेनकोट थे, मैंने कहा रेनकोट डालते, अगर हम ज़्यादा देर वेट करेंगे ना तो हमारा सारा वक्त यहीं चला जाएगा, हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी। मैंने क्या करा, मैंने रेनकोट डाला। वहाँ पे ना सोलन वाले रास्ते पे ना ऊपर से पहाड़ खिसकते हैं, अचानक से पत्थर गिरेगा, आपको अंधेरे में पता भी नहीं चलेगा। अब हम बारिश हो रही बहुत है, रेनकोट हमने डाल रखा दोनों ने, वो आगे चल रहा, मैं पीछे चल रहा। उसकी फॉग लाइट का फोकस अच्छा था, लेकिन हमारे बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस था, तो वो आगे चल रहा था। ऊपर से पत्थर गिरा, बाइक पत्थर से टकराई। आपकी किसकी? मेरी बाइक। अच्छा। वो तो आगे निकल चुका था। मेरी बाइक पत्थर से टकराई और ना कम से कम 2 फीट ऊपर हवा में उछल गई आगे से, और मेरे हाथ से ना अनफॉर्चुनेटली हाथ मेरा गीला था, हैंडल छूट गया। जैसे ही हैंडल छूटा, बाइक जो थी ना हवा में फ्लिप हो गई, सीधा मेरे इस पैर पे आके गिरी। और मेरा जो पैर की हड्डी थी वो खिसक के पीछे हो गई। और मेरी गाड़ी ऑलरेडी लोडेड थी क्योंकि सामान से पूरी, मतलब मान के चलिए कि बाइक का वेट सामान का वेट सीधा मेरे पैर के ऊपर। और मैं रोड पे लेटा हुआ, बाइक मेरे ऊपर, और बारिश की बूंदें गिर रही मेरे ऊपर, और मेरा आगे हो गया। मैं सोच रहा हुआ क्या है एक्चुअली में। तो सामने से एक ऑल्टो कार वाले आ रहे थे, वो रुके। मेरा दोस्त जो था वो आगे, उसे क्रैश की आवाज़ आई, वो भी रुक गया। और वो आगे बाइक उठा रहा, मैं उसे वो आगे मुझे उठा रहा। मैं उसको मैंने बाइक उठा पहले जल्दी, मेरा पैर दब रहा है। जैसे तैसे करके मुझे उन्होंने खड़ा करा और मैंने बाइक साइड लगाई, बाइक बंद करी, और मैं सोचता रहा मेरा पैर क्यों नहीं हिल रहा। काफ़ी देर तक मैं बैठा रहा, सोचता रहा मेरा, मतलब अब क्या होगा। बारिश, एक तरफ बारिश भी हो रही है, मौसम भी ख़राब है, पैर भी जा चुका है, गाड़ी भी टूट चुकी है। मतलब एक तरीके से ये था कि बस 200 किलोमीटर तो आए हैं घर से, चलो वापस चलते हैं यार। ये बात हो रही थी। मेरा दोस्त भी मुझे कह रहा था चाहे वापस चले गए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया जाते हुए, आगे पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा अभी रुक जा, मैंने कहा मुझे सोचने दे थोड़ा सा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, बाइक आगे थोड़ा सा सेफ जगह पे लेते हैं। तो वहाँ से ना लगभग 10 किलोमीटर आगे एक पैच पड़ता है, कुमारहट्टी वाला एक पैच पड़ता है, वहाँ पे ना फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे ना एक बस स्टैंड है, मतलब बस स्टॉप है छोटा सा। तो मैंने बाइक स्टार्ट करी, वहीं बारिश में खड़े खड़े बाइक स्टार्ट हो गई पहले सेल्फ में। अच्छा, कमाल है यार। तो जब बाइक स्टार्ट हुई ना, थोड़ी सी मेरे अंदर हिम्मत आई, मैंने कहा बाइक सेफ है, बाइक सेफ है, बाइक सेफ। मतलब टूट तो चुकी थी पर बाइक स्टार्ट थी। सबसे मेन बात, बाइक स्टार्ट रहनी चाहिए। ये तो है, अगर बाइक बंद तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर बाइक स्टार्ट थी तो पैर का जो एंकल होता है, हाँ, क्योंकि मेरा पंजा तो चल नहीं रहा था, हाँ, जो पैर का एंकल था ना, मैंने उसे गियर में फंसाया। अच्छा। और मैं उससे गियर ले रहा था।
अच्छा, उससे गियर मार रहा था मैं। तो मैंने थर्ड गियर में बाइक रखी, थर्ड गियर में डाली और थर्ड गियर में चला दी। थर्ड गियर में मेरी बाइक उठ भी गई, खैर इतनी पावर थी उसमें, उठ गई थर्ड गियर में। बस स्टॉप पे गया, वहाँ बाइक रोकी, बैठ गया। मैंने उससे कहा कि यार हमारे पास छोटा स्टोव था, मैंने कहा स्टोव जला, ठंड लग रही है, क्योंकि सारे कपड़े भीग गए। जब मैं रोड पे गिरा तो पानी चल रहा था रोड पे, मैं पूरा भीग गया, सारे कपड़े भीग गए। मैंने स्टोव जला लिया, ठंड लग रही है। मैंने उसे ना मेडिसिन लेने भेज दिया। मैंने कहा आसपास जाकर कुछ मेडिसिन देख, पेन किलर हो या फिर ट्यूब वगैरह देखते हैं, पैर को कवर अप करते हैं, फिर देखेंगे। पैर में से खून भी निकल रहा है, क्योंकि वो जो गियर लीवर था वो पैर में घुस गया था मेरे। काफी लगी थी मतलब आपको ना, बहुत ज्यादा, मतलब पैर बहुत बुरा हाल था, से गिरे हैं ये, काफी बहुत बुरा हाल था पैर का। मतलब ऐसा हो गया था कि पैर है ही नहीं उस जगह पे, ऐसा हो गया था। मैं बस एक ही पैर पे चल रहा था। तो आपने डॉक्टर को दिखाने का नहीं सोचा? रात के 2 बजे वहाँ कुछ था ही नहीं, और हम एक ऐसे एरिया में थे जिसमें हम कभी गए नहीं, हमें कुछ नॉलेज नहीं थी, अनजान इलाका आपके लिए। दूसरी चीज़, हम दोनों की बाइक्स लोडेड थी सामान से, कि चलो मैं उसकी बाइक पे बैठ के कहीं चला जाता हूँ, और हम अपनी बाइक का सामान भी छोड़ के नहीं जा सकते, प्रॉब्लम ये भी थी। तो वहाँ बस स्टॉप पे मैंने बाइक लगाई, मैंने उससे बोला, मैंने कहा तू अपनी बाइक पे निकल और एक राउंड मार के आया, आसपास कोई शॉप, मेडिकल की शॉप या कुछ हॉस्पिटल है देख। वो राउंड मारने निकल गया। अब मैं बैठा हुआ, मैंने शूज़ निकाला, मेरे शूज़ में खून लगा हुआ। मैं समझ गया, क्योंकि मैंने तब तक अपना पैर नहीं देखा था। मैंने उसको ये बोला था पहले सेफ जगह रुकते हैं किसी, वहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे पैर को। तो एक छोटा सा ना पपी आया, वो भी बारिश में भीग रहा था, वो आया मेरे पास, आगे मेरे पास बैठ गया। मैंने देखा यार ये भीग रहा है, मैंने अपनी टी शर्ट वगैरह उठाई, मैंने उसे साफ सुफ करा, उसे मैंने अपनी गोदी में बिठा लिया। अब मुझे एक साइड में रोना भी आ रहा कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया, और मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँगा। आगे का नहीं सोच रहा मैं कि मैं आगे कैसे जाऊँगा, मेरा ये आ रहा कि मैं वापस कैसे जाऊँगा, क्योंकि मेरा पैर ही काम नहीं कर रहा, और बाइक टो करके ले आने का मतलब है कि अब कम से कम आपके 15-20 हज़ार रुपये लगने ही लगने। ये तो है। अब मैं सोच रहा कि मैं क्या करूँ। तो वो जो पपी था ना, उसने पता नहीं मुझे कुछ एक ना एनर्जी सी ट्रांसफ़र करी, मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्यों मुझे, क्योंकि जब मैंने उसे साफ़ वगैरह करके अपनी गोदी में बिठाया, उसे मैं अपनी गोदी में लेकर बैठा रहा काफ़ी देर तक। मेरा दोस्त है, उसने मना कर दिया कि यार यहाँ पर कुछ नहीं है आसपास। मैंने चल थोड़ी देर बैठ, मैंने कहा मैं थोड़ा अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। थोड़ी देर बाद मेरे माइंड में आया कि यार मैं क्यों ना इसे सेम ही गियर में चलाऊँ गाड़ी को, कि मैं ट्राई करके देखते, ट्राई करने में क्या जा रहा है, नहीं चलेगी तो फिर बात की बात है। मैंने उसे पपी को नीचे रखा, उसे एक वहाँ पे शेड था, शेड के नीचे बिठा दिया। मैंने रेनकोट वगैरह वापस पहना, बाइक पे बैठा मैं। तो मेरे को ना एक टेक्निक मिली गियर मारने की। जो शू के पीछे का जो एरिया होता है ना, वो काफ़ी थोड़ा बड़ा सा होता है, उसे मैं गियर में फंसाऊँ और गियर वहाँ से अपने पैर की जान से लिफ्ट करूँ। थोड़ा तो दर्द होगा लेकिन गियर लग जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास हाईवेज थे, तो मैं काफ़ी देर तक गाड़ी को एक ही गियर में खींच, सिंगल गियर में चलती रहेगी, सिंगल गियर में चलती रहेगी बेसिकली, सिंगल गियर में मैं खींच सकता था, मेरे पास ये बेनिफिट था। तो मैंने इस तरीके से बाइक चलाई, बाइक चल गई। जब बाइक चल गई और मैंने कम से कम 30-40 किलोमीटर उसी में कवर कर लिया, तो मेरे को और हिम्मत आई कि हाँ जब इतना हो सकता है तो मैं इतना भी कर सकता हूँ। उसी सेम पैर से गियर मारते 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 मनाली पहुँच गए। अच्छा, सुबह के 10 बजे, जबकि मनाली पहुँचना था सुबह के 6 बजे। इतना टाइम लेट हो गया, हाँ वेस्ट हो गया। बट ये हो गया कि मेरे को एक टेक्निक मिल गई बाइक चलाने के लिए। मैं टेक्निक के लिए ही सोच रहा था कि मैं टेक्निक क्या यूज़ करूँ। पहले तो मैं सोचा था कि इसमें नाड़ा बांध लूँ क्या पर वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मूवीज में दिखाते एक मूवी है अमिताभ बच्चन की, वैसे करके उसमें चलाता है गाड़ी। मतलब उस टाइम पे ना कुछ भी करने को मैं तैयार था, बस गियर लगने चाहिए कैसे भी करके। मैं वही दिमाग ला रहा था कि गियर लगेंगे कैसे इसमें। अब मनाली पहुँच गया तो मैंने कहा मनाली नहीं रुकते, थोड़ा सा आगे रुकते हैं। मनाली से 60-70 किलोमीटर केलोंग पड़ता है। हाँ, केलोंग में रुक गया मैं। अच्छा, तो केलोंग में मैंने सोचा, मैंने कहा बहुत गाड़ी चला ली, अब पूरी रात चल रही है, शाम से चल रही है और सुबह भी हो गई है, दिन के 12 बज चुके थे। मैंने कहा अब मेरी हिम्मत नहीं है यार गाड़ी चलाने की, मुझे नींद आ रही थी बहुत तेज़ और मेरे पेन हो रहा था, अनलिमिटेड पेन हो रहा था, बहुत भयंकर। ऑब्वियसली हो गई वो तो मैंने गर्म पट्टी और ट्यूब ली थी रास्ते में से और पेन किलर की टैबलेट्स ले ली थी कि मैं रूम लूँगा, इन्हें खाऊंगा और पैर को पैक करके सो जाऊंगा, बाकी से सुबह देखी जाएगी। तो मैं एक होटल में पता करने गया रूम को, कि रूम पता करने गया, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप लंगड़ा क्यों रहे हो, होटल वालों ने। मैंने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे पैर में पता नहीं क्या हो गया, कि फ्रैक्चर है, पता नहीं क्या, मुझे पता नहीं चल रहा है और मैं गियर नहीं मार पा रहा हूँ, मेरा पंजा हिल नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पापा जो है ना, वो ना मतलब ये हड्डी वगैरह देखते हैं, मतलब मैं क्या डॉक्टर हैं क्या, कि ना डॉक्टर नहीं है, उनका कुछ अपना कुछ पुराना जैसे पहले होते थे, वैदिक तरीका, अखाड़े वाले टाइप्स, पता नहीं किस तरीके का उनका था वो, कुछ पता नहीं कुछ मंत्र पढ़ के कुछ ऐसे सेट करते थे वो। तो उन्होंने कहा कि मैं पापा को बुलाता हूँ, वो देख लेंगे एक बार। मैंने कहा प्लीज़ दिखा लो कि मेरी से दर्द बर्दाश्त नहीं हो, पैर सूज के इतना मोटा हो चुका था ऑलरेडी। अब जब सूजन आ जाती है ना तो दिमाग में ये आता है कि फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर है क्या है, कुछ पता नहीं लगता ना कि मांस फट गया है, कुछ हुआ है। और ऊपर से उस पर घाव बहुत सारे थे, क्योंकि बहुत सारी गाड़ी का जब वेट है ना, तो पता नहीं कितनी जगह से पैर छिल चुका था। तो वहीं मैं धूप में बैठा हुआ था, मैंने पैर खोल रखा था। तो वो अंकल आए, उन्होंने कहा यार तेरा पैर तो बहुत सूज गया है। मैंने कहा फिर, कह रहे कि पैर हिल रहा है। मैंने कहा बहुत हल्का सा मूवमेंट है, पर मैं
पंजा नहीं उठा पा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या करा कि मेरा पैर ना एक फट्टा लाए, फट्टे पे रखा, हमने गमछा निकाला, गमछे से मेरा पैर फट्टे से बांध दिया। अब मैं ये समझ गया कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। मेरे दिमाग में यही विजन चल रहा था। तो अपन एक बंगाली फैमिली बैठी हुई थी, तो वो भाभी मुझे आगे करी, बेटा कुछ नहीं होगा, बेटा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मुझे पता है क्या होगा, और मेरी चीखें निकलने वाली है बहुत भयंकर, क्योंकि ये ना मैंने वीडियोस में देखा है कि वो पकड़ के भी खींच देते हैं, और मेरे दिमाग में वही विजन चल रहा था। मैंने कहा ये मेरे साथ यही करेंगे। अब मैं सोच रहा, मैंने कहा अंकल प्लीज़ आराम से करना। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उन्होंने ऐसे करके पैर मेरा फट्टे पर रखा, गोदी में रखा, और ऐसे हाथ बंद करके पता नहीं कुछ प्रार्थना सी पड़ी और पकड़ के खींच दिया। और मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। उन्होंने कहा भाई कि बस मुंह पे हाथ रख दिया, आवाज़ नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। मैंने अंकल मेरा बहुत दर्द हो रहा है। कह रहे कि तुम्हारी हड्डी जो है ना वो कम से कम आधे इंच पीछे आ गई है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा टूटी तो नहीं है ना, कि वो उसका तो आपको एक्सरे में ही पता चलेगा, कि वो तो मैं भी नहीं बता सकता अभी प्रॉपर। ये है कि बस आप काम चलेगा, थोड़ा पैर काम करेगा। फिर एक बार ऐसे ट्विस्ट करा, फिर एक बार ऐसे ट्विस्ट करा, और मैं चिल्लाता रह गया बस। उसके बाद उन्होंने उसमें पता नहीं कुछ अपना मलहम लाए, वो कुछ पता नहीं क्या था, वो लगाया। उन्होंने बैंडेज करी और बोला कि सो जाओ, सीधा सुबह उठना। मैंने कहा ठीक है। मैं सो गया। सुबह को उठा मैंने पैर हिलाया, मैंने पैर तो काम कर रहा है यार, अब लिटरली पैर काम कर रहा था। मतलब दर्द था पर पैर काम कर रहा था। दर्द मैं कितना भी झेल सकता हूं, दर्द मेरे बॉडी पार्ट्स काम करने चाहिए बस। फिर ये भी है कि चलो एटलीस्ट फ्रैक्चर नहीं है, महसूस हो जाता है। वो हड्डी पीछे खिसक रखी थी। तो मैंने कहा यार अब हो गया ठीक, पैर थोड़ा हो गया था। मैंने कहा थोड़ा हो गया, कम, अब आगे का प्लान करते हैं, आगे की जर्नी प्लान करते हैं। अब आगे की जर्नी के लिए मैं वहाँ से निकला, लेह पहुँच गया। अच्छा, लेह लद्दाख पहुँच गया, जिसमें बीच में ना 12 लाशला पास पड़ता है, हाँ। और नकीला टॉप पड़ता है, लाचुंगला पड़ता है, तांगला पास पड़ता है। ये सारे जो हैं हाईएस्ट पासेस हैं। अच्छा। सारे हाईएस्ट पासेस हैं। और जो तांगला है वो 12th हाईएस्ट पास है। अच्छा। 12th हाईएस्ट पास है। तो तांगला पास करके हम लद्दाख पहुंच गए। तो मैं लेह पहुंच चुका था, और अब मेरे को ज़रूरत थी परमिट की, क्योंकि हमने परमिट बनाया नहीं था। उसमें जो है 2 दिन का डिले था। अच्छा। 2 दिन का डिले इसलिए एक्लेमेटाइजेशन के लिए। जब आप लेह पहुंचते हैं तो आपको 2 दिन वहाँ के जो वहाँ का वातावरण होता है उसमें आपको ढालना पड़ता है। अच्छा। एक्लेमेटाइजेशन उसे ही कहते हैं। नहीं तो आपको हाई एल्टीट्यूड की वजह से सिकनेस और बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो हो जाती है। कभी कभी दिमाग की नस भी फट जाती है। अच्छा। अगर आप नहीं झेल पाए तो। ऐसा भी होता है क्या वहाँ पे? इतना तगड़ा क्लाइमेट है क्या वहाँ पे? लेवल जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे ना, ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जाएगा, और आपका सिर दर्द शुरू होगा सबसे पहले। अच्छा। और जब सिर दर्द शुरू होता है ना, और मतलब कई लोग झेल जाते हैं, कई लोग नहीं झेल पाते, अकॉर्डिंग टू द बॉडी होता है। तो पहले सबसे पहले ये है कि आप मनाली रुकें। मनाली रुकना बहुत ज़रूरी है। मनाली रुकें, और लेह मनाली के बीच में एक गाँव पड़ता है सरचू। हाँ, सरचू लास्ट नेटवर्क आते हैं। आपका जो सिम है इस एरिया का वो वहीं काम करे। सरचू के बाद आपका सिम काम नहीं करता, फिर पोस्ट पेड सिम ही काम करता है। उसके आगे लेह में रिमोट एरियाज में नहीं काम करेगा। तो सरचू में अगर आप स्टे करते हैं ना, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा। सरचू के बाद आपको लेह में कम से कम 2 दिन बिताने होते हैं। जब आप 2 दिन वहाँ पर बिता लोगे, आपका जो इनर लाइन परमिट है, ILP इनर लाइन परमिट जो होता है वो तभी अप्रूव होगा। नहीं तो वो बोलेंगे कि आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा। और तो 2 दिन एक्लेमेटाइजेशन के बाद जो है परमिट बनता है। तो मैंने परमिट बनवाया। अब परमिट जो था कि लिमिटेड पैसे थे हमारे पास, हम ज़्यादा दिन का बना नहीं सकते। हमको सारी चीज़ें उसी, मतलब यार लो क्लास बजट राइडर है, सब चीज़ उसी में मैनेज करनी पड़ती है। तो ये बंदे को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। जैसे इसमें हरुण भाई जो परमिट है जी, मतलब वो उसी टाइम बनवा सकते हैं या पहले से बनवा के जाना पड़ता है? आप पहले से भी बनवा सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसमें फिर डेट्स आगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको 2 दिन लद्दाख में स्टे करना है। और फिर कंफर्म नहीं है कि किस टाइम पहुंच रहे हो आप, कुछ भी अनफोर्सीन हो जाएगा। कभी कभी ये होता है कि कभी कभी अप्रूव भी हो जाता है, क्योंकि आप बाइक से जब आ रहे हैं ना, तो आप ऑलरेडी हायर एल्टीट्यूड को पास करते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ पे सरकार पास कर देती है। ओके। क्योंकि आप पहले ही बाइक से पासिस क्रॉस करके आए हैं, तो आप ऑलरेडी एक्लेमेटाइज हो चुके हैं। ठीक है। जो डायरेक्ट फ्लाइट से आते हैं उनको 2 दिन मैंडेटरी है। जो डायरेक्ट फ्लाइट से आ रहे हैं उनके लिए 2 दिन मैंडेटरी है। बाकी 4 दिन का मैंने पास बनवाया था। 500-550 रुपये उसका कुछ चार्ज था, 600 रुपये के आसपास चार्ज था उसका। पास बनवा लिया। अब पास बनवा लिया तो करे क्या कि अब तो आधा दिन तो हो गया था। तो हमने कहा चलो कारगिल घूम के आते हैं थोड़ा सा आगे तक। अच्छा, तो आगे कारगिल की साइड की तरफ गए हम। कारगिल पूरा नहीं गए, मैग्नेटिक हिल गए, और फिर वहाँ से गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा में लंगर खाया अपना। गुरुद्वारा बहुत बढ़िया जगह थी वो। अच्छा। एक अच्छी वाइब मिली वहाँ से, मुझे कॉन्फिडेंस आया अलग सा। मतलब वहाँ पे गुरुद्वारा भी है? हाँ, गुरुद्वारा पत्थर साहिब पत्थर साहिब करके। तो अंदर भी गया मैं, वहाँ पे पत्थर के ऊपर उनकी आकृति बनी हुई थी, वो भी देखी मैंने। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो फिर वहाँ से हम गए शांति स्तूपा भी वहाँ पे एक जगह है। शांति स्तूपा गया, और शाम होते होते अपना होटल से बाइक निकाली, कैंस पे पेट्रोल फिल करे,
अब स्पोर्ट्स बाइक पे पेट्रोल डालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, फेयरिंग की मेरी वजह जो से। है स्पोर्ट्स टूरर है। अब मैंने वो क्या बोलते हैं साइड वो जो बैग्स वगैरह होता है, टॉप बॉक्स होता है, वो भी नहीं लगा रखा। अच्छा, क्योंकि जब जितने के तो वो आते उतने में तो मैं दूसरा टूर कर लूंगा। उतने में तो सही बात है, दूसरा टूर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये सब कौन लगाएगा, मैंने कहा ऐसे ही बांध लेंगे, देखा जाएगा। मैंने कैन बांधी, 3 कैन पेट्रोल लिया मैंने, मतलब 15 लीटर का ऐसा पेट्रोल होगा। वहाँ से होटल तक गया, कैन टायर पे लगी, टायर फट गई, पीछे पेट्रोल निकल रहा, मुझे पता ही नहीं हुआ, गाड़ी भगाया जा रहा, लोग पीछे से बोले भाई पेट्रोल कहाँ गया तेरा, पेट्रोल गिर रहा पीछे। मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम हो गई। फिर मैंने एक और कैन ली, पेट्रोल भरा, फिर मैंने उसे अलग तरीके से बांधा। अब हमारी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि सुबह के 3 बजे निकलना है। अच्छा, मेरे पार्टनर को अलग रूट पे जाना था, मेरा रूट अलग था, मतलब हम दोनों के रास्ते अब अलग हो रहे थे। अब हम अपने ऑन योर ओन वाला सीन था। 3 बजे उठना था, 3 कब बज गए पता ही नहीं, सोते सोते सुबह के 6 बज गए। अब 6 बजे मैं उठा, मैंने कहा भाई अब तो 6 बज गए। मैंने कहा छोड़ यार, ट्राई तो करना है, मैं नहीं जानता, कुछ भी करना है, ट्राई करना है, पहले नहीं हार माननी है। उसने कहा ठीक है। आपने ड्रेसअप करा फटाफट, पैर देखा मैंने, अभी भी सूजा हुआ था, उल्टा ब्लू पड़ गया था पैर, अरे ग्रे और ब्लूइश कलर का हो चुका था। हाँ, तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में डर था, मैंने कहा यार ये कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं है, कुछ और तो नहीं हो गया, कहीं हड्डी गलत जगह तो नहीं पहुंच गई। मैंने कहा छोड़ो यार, अब टाइम नहीं है ये सब सोचने का, मैंने देखा जाएगा। गाड़ी उठाई मैंने, हम गए लद्दाख का जो मेन चौक होता है, मेन चौक से मुझे निकलना था खारदुंगला पास के लिए, उसका रूट जा रहा था वापस उमलिंगला के लिए। अच्छा, उस उमलिंगला वाला रूट पकड़ना था। हमें ये नहीं पता था कि रात को मौसम खराब हुआ, रात को जो है स्नोफॉल हुई है। अच्छा, और रात को जो है बहुत स्नोफॉल हुई थी उस दिन, क्योंकि शाम को ना बादल हो रहे थे। हाँ, मैंने आपकी वीडियो में देखा था जिसमें आप अपना वो दिखा रहे थे ना उस टाइम पे, उसमें आप पे स्नोफॉल हो रहा था और आपके मुंह पे भी या जैकेट पे आपके स्नोफॉल हो रखा था। वो अलग जगह थी। अच्छा, वो अलग जगह थी। वो था बारालासला का, वो रिटर्निंग की वीडियो है। ओके वो रिटर्निंग की वीडियो है। हाँ, उसमें भी स्नोफॉल हो रखा था। खारदुंगला ऐसा था, बिल्कुल सफेद चादर, अच्छा, बिल्कुल सफेद चादर, और मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्नो चेंज नहीं है, स्नो चेंज मैं रखता भी नहीं, क्योंकि वो वेट बहुत पड़ता है गाड़ी पे उससे। हाँ, वेट तो और सिंगल सिलेंडर गाड़ी पे बहुत लोड आता है। अब आप खुद का भी वजन है, सामान भी आप लेके चल रहे हो, पेट्रोल टूटा हुआ है, पेट्रोल भी है, पैर टूट रहा है, टूट गया, अगले का टांग में चोट है। अब सिर्फ वहाँ पे मैं अकेला जा रहा हूँ खारदुंगला की तरफ। मैं और मेरी बाइक, बस मैं और मेरी बाइक अकेला खारदुंगला की तरफ जा रहा हूँ। हवा चल रही है और हवा की आवाज़ ऐसी आ रही है जैसे कि स्कैरी मूवी की आवाज़ नहीं। अच्छा, वैसे इंसान का फट जाए मैं भयंकर। ना धीरे चल रहा, अचानक से ना ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा गिरा, मेरी बाइक से टकराया, ओ बाइक वापस मेरे पैर के ऊपर, अरे बाइक वापस मेरे पैर के ऊपर, और मैं खाई से कम 1 फुट दूर खिसक के वहाँ पहुँच गया मैं। अरे भयंकर ही। और मैं पीछे देखूँ, आगे देखूँ, कोई भी नहीं। मैंने कहा यार अभी तक तो सब थे यहाँ, अब कहाँ अचानक से कहाँ चले गए। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा यार मैं यहाँ क्यों आ गया। क्योंकि एक तो मेरी सांस फूल रही वहाँ, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन है, मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, क्योंकि वो जो था दूसरे वाले बैग में था, जो मेरा जो फेलो राइडर था उसके पास। फिर मैंने दोबारा किसी तरह हिम्मत करके बाइक उठाई। तो जैसे ही मैं खारदुंगला टॉप के उस पर पहुंचने वाला था, 100 मीटर रह गया था मैं, एक गुजरात नंबर गुरखा सामने से आ रही है और काफ़ी स्पीड में। अच्छा, उसे एक बुढ़े अंकल चला रहे हैं, मेरे को दिख रहा है, उसमें एक आंटी भी बैठी हुई है, बहुत स्पीड में आ रहे हैं। अंकल तो सेट होंगे फिर उस टाइम। अब ये तो पता नहीं कि अंकल को इतना सा भी अंदाज़ा नहीं है कि उस बर्फ़ में ब्रेक काम नहीं करेंगे। हाँ, वो सेट है ना, मतलब वैसे अंकल ला रहे हैं पूरा फील में, वो खा पी के कश्मीर सेट है। की वादियों में। वो गुजरात नंबर है ना वो। हमारे मुझे देख के अंकल की गाड़ी स्लिप, और अंकल ने ना स्टीयरिंग दूसरी साइड काट दिया, और अंकल की कार में स्लिप होती भी आ रही है। मैं तो पहले ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, अंकल आपकी कार कहाँ से रोकूं। हाँ। उनकी गाड़ी आई सीधा मेरी, उन्होंने बाइक में टक्कर मारी, धप, मैं पड़ा वहाँ साइड में। भाई साहब, अंकल की आंखें इतनी मोटी मोटी हो गई, क्योंकि बगल में खाई थी। अंकल ने कहा ये तो है गया, साथ में हम भी गए, और मैं वहाँ लेटा हुआ उल्टा। मैंने कहा अंकल ये क्या कर दिया, बड़ी मुश्किल से तो बाइक उठाई थी मैंने। बड़ी हिम्मत है यार आपकी, तो शायद ट्रेजेडी आपके साथ हो रही है, फिर भी आप चल रहे हो, आप मतलब सर्वाइव कर रहे हो। ज़्यादा पता मुझे गुस्सा कब आया, एक तो अंकल ने टक्कर मार दी, ऊपर से अंकल मेरी बाइक भी नहीं उठाने देने के लिए बाहर, हाँ, जबकि उनकी कार खाई से नीचे गिर सकती थी, लेकिन मेरी बाइक से टकरा के वो रुक गई वहाँ। हाँ, मैं भी गिरने वाला था, पर मैं भी रुक गया, क्योंकि जब बाइक गिर गई तो उसने सड़क को खोद दिया, जो फ्रेम स्लाइडर्स होते हैं, उसने सड़क को खोद दिया, उसने वहाँ ग्रिप बना ली। फिर बाइक उठाई, खारदुंगला टॉप पहुँचा। अब बज गए 9:30-10 के आसपास। अच्छा, तो मैंने सोचा मैं टाइम कवर अप करूँगा। मैंने गाड़ी को बियॉन्ड द लिमिट्स ले गया मैं, जबकि लद्दाख में गाड़ी इतनी भागती नहीं है, नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है, इंजन को कंबस्शन कम मिलेगा। मैंने गाड़ी को फिर भी 140-145 तक मैं ले गया, क्योंकि मुझे पता था कि फिर भी इसमें दिक्कत आ सकती है इंजन में, पर मैंने अपने फिर भी ट्राई लिया। वहाँ से मैं गया वारीला पास पहुँचा मैं, क्योंकि मुझे खारदुंगला से जाना था वारीला से जाना था चांगला से जाना था मुझे काकसांगला। ओ भाई साहब, ठीक है, ये सारे हाईएस्ट पासेस हैं।
वारीला की सड़क इतनी बेकार कि सिर्फ वहाँ से एक टाइम पे 2 बाइक निकल सकती हैं, दैट्स इट। अरे भाई और साहब। दूसरी साइड में उतनी ही भयानक खाई जितनी खारदुंग लगती है। अच्छा। ठीक है, और ऊपर से वहाँ सड़क नहीं है, कीचड़ है, साइड में बर्फ, मतलब ये है कि मतलब ऑफ रोड बिल्कुल। मैं जैसे तैसे वारीला चढ़ाई, वारीला से मैं चांगला गया, चांगला से मैंने जाना था मुझे काकसांगला। मेरे पास ना वो क्या बोलते हैं प्री डाउनलोडेड मैप था फ़ोन में, मैं प्री डाउनलोडेड मैप पे चल रहा था और उसने मेरे को काकसांगला की लोकेशन गलत दे दी। बहुत बढ़िया। मुझे चांगला से जाना था फोर्टिला की तरफ, मतलब उमलिंगला वाले रोड पे जाना था मुझे। तो मतलब मेरे हिसाब से काकसांगला उस रोड पे होगा मुश्किल से 200 किलोमीटर दूर मुझसे, और मुझे ये जो है चांगला से ले गया 300 किलोमीटर कारगिल की तरफ। अरे भाई साहब, उल्टा ही ले गया। उल्टा ही, मतलब शांति स्तूपा दिख रहा है लिटरली मुझे बगल में, वहाँ ले गया। यार वापस क्यों आ गया? मैंने कहा यार काकसांगला इधर कैसे पहुंच गया? मैंने चलो जब ये बता रहा है तो इधर ही होगा। मैंने चांगला से गाड़ी घुमाई, वहां से फिर ले होते हुए वापस शांति स्तूपा के लगभग 10 किलोमीटर मुझे आगे ले आके इसने पहाड़ में ले आके डेड एंड दिखा दिया। अब मैं सोच रहा हूँ इधर पहाड़, इधर मैंने कहा काकसांगला कहाँ है? मैंने पास तो कहीं नहीं दिख रहा है। मैंने कहा और इससे ऊंचा तो खारदुंगला ही है वो सामने। मैंने तो ये काकसांगला इतना नीचे कैसे हो गया? मैंने ढूंढा आधा पौना घंटा मेरा अपना बर्बाद करा, मुझे नहीं मिला। अब हो गई शाम, मैं समझ गया, मैंने कहा अब ये रिकॉर्ड पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं तो अपना ट्राई कर चुका था। अब मेरा पैर वापस दर्द करने लग गया। सब आपके अगेंस्ट ही चल रहा है, सब कुछ अगेंस्ट चल रहा है, पर मैं फिर भी हार नहीं मान रहा हूँ। मैंने नेट कनेक्ट किया किसी से, और मैंने जब उसकी काकसांगला की लोकेशन जब मैंने गूगल पे देखी, अरे काकसांगला तो उमलिंगला की तरफ है। मैंने कहा चलो ये भी देख लेंगे, ये भी कर लेंगे। जब मैंने उसके किलोमीटर्स देखे ना 600 किलोमीटर, मैंने कहा ना अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि 600 किलोमीटर कवर करना एक सिंगल सिलेंडर बाइक पे पॉसिबल नहीं है। और फिर इतना सब होने के बाद विद इन 2 घंटे का टाइम था मेरे पास से, मुझे 2 घंटे में 600 किलोमीटर कवर करना था, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल ही समझ लो, क्योंकि ये कोई यमुना एक्सप्रेस हाईवे तो है नहीं वहाँ। बिल्कुल आपने H2R लेके भगा दी वहाँ। मैं समझ गया मैंने ये नहीं हो पाएगा। बड़ा डिसअपॉइंटेड मैं होटल में ले आके मैंने बाइक लगाई और मैं लेट गया बेड पे। अच्छा, अब क्या होगा? मैं अपने दोस्त का वेट करता रहा। मैंने कहा बस ये सही सलामत आ जाए, चलो मेरा तो खैर जो हो गया, ये सही सलामत आ जाए। खैर वो सही सलामत अपना शाम को वापिस आ गया। मैंने उसे बताई दिया भाई तेरा रिकॉर्ड हो गया। कहाँ पे रुके थे आप? हम रुके थे खारू में। लेह से पहले जगह पड़ती है खारू में जो है आपको अफोर्डेबल रेट्स पे रूम मिल जाता है। अच्छा। लेह में बहुत महंगे, लेह में 3-3.5 हज़ार रुपये से रूम। और कितना डिस्टेंस है दोनों का, लेह का खारू का? 35 किलोमीटर। मतलब अगर किसी को लेह में ना रुकना हो, खारू रुक सकता है। खारू इज बेस्ट। ओके, खारू में आपका बजट बच जाएगा, पॉकेट फ्रेंडली है, आपको 1000 रुपये में रूम मिल जाएगा, लिटरली 1000 रुपये में। मैं 2 बार गया, हम दोनों बार खारू ही रुके हैं। 1000 रुपये में हमें रूम मिला, और एक रूम में ही 10-15 लोग फिट हो जाते थे, ऐसा था। तो क्या करे फिर? मतलब एक बंदे की पॉकेट पे भी 200 रुपये भी नहीं आएंगे लिटरली। हाँ सही है। अगर 4 जने भी बढ़िया है तो 200 रुपये में। तो ये खारू में जो बेस्ट लगा, ले तो आप आधे घंटे में पहुंच जाओगे। 30 किलोमीटर आप आधे घंटे में कवर कर दो। बढ़िया रोड है, खारू से ले तक की बहुत बढ़िया रोड है, आप आधे घंटे में पहुंच जाओगे ले। तो इसलिए मैंने खारू में लिया था। वो शाम को जब रिकॉर्ड बना के आया, मैंने उसे बधाई दी। मैंने कहा भाई तेरा रिकॉर्ड हो गया। मैं नहीं कर पाया, लेकिन उसने कहा क्यों? मैंने कहा यार ऐसे हो गया, गाड़ी गिरी, वहाँ पे ग्लेशियर गिरा टूट के मेरे ऊपर, उसके बाद फिर हवा नहीं मिली मुझे, उसके बाद मेरी लोकेशन, सबसे मेरे लिए जो डिसअपॉइंटिंग था ना वो था लोकेशन गलत हो गई। लोकेशन आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। लोकेशन सही होती ना, मैं लिटरली में ओवरनाइट भी गाड़ी चला लेता, मैं नाइट में भी गाड़ी चला लेता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं इतना जानता हूँ कि मुझे अपनी बॉडी कैसे कंट्रोल करनी है। पर जब मैंने 600 किलोमीटर देखे ना, तो मेरा सब कुछ वहीं टूट गया मेरी आंखों के सामने। मैंने कहा मैं 600 किलोमीटर बहुत बड़ी बात है यार। 600 किलोमीटर छोटा मोटा थोड़ी है, हम ही नहीं जा पाएंगे। दिल्ली 250 किलोमीटर है, हम उसमें थक जाते हैं। तो वहाँ 600 किलोमीटर देख के ना मेरे तोते से उड़ गए। मैंने कहा अब कुछ नहीं हो पाएगा। 600 किलोमीटर बहुत बड़ी बात है। अब मेरा दोस्त मुझसे पूछा अब क्या करेंगे। इनर लाइन परमिट जो बच रहा था, अब सिर्फ 2 या 3 दिन का, 2 दिन का बच रहा था मेरे पास। 2 दिन हमारे ऐसे ही चले गए, 2 दिन का बच रहा था। मैंने कहा क्या करें, सोचता रहा मैं, रात भर सोचा मैंने, रात भर मैं सोया नहीं, सोचता रहा, क्योंकि मैं खाली हाथ नहीं जा सकता था। और एक रिकॉर्ड को सोचना और वो सही है कि नहीं, ये बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि आप रिकॉर्ड सोच तो लेंगे, क्या वो किसी और ने तो नहीं बना रखा पहले, ये तो है, ये अप्रूव हो पाएगा कि नहीं, क्या क्या इसके लिए चाहिए होता है डाटा, ये सब चीज़ें एक रात में और विदाउट इंटरनेट, क्योंकि वहाँ इंटरनेट तो मिलता ही नहीं है। नहीं, वहाँ नहीं है। ये सब चीज़ें ढूंढना सोचना बहुत मुश्किल है। पूरी रात में सोचता रहा। सो मैंने उसे बोला, मैंने कहा एक काम करता हूँ, उमलिंगला चलते हैं। कह रहा क्यों? कह रहा आज ही तो वहीं से आया हूँ मैं। मैंने कहा मुझे कुछ करना है। कह रहे क्या करेगा? मैंने चल पहले मैं बताऊँगा, देखेंगे। अभी मैं उस चीज़ पे श्योर नहीं था। मैंने कहा उधर की तरफ चलना शुरू करते हैं। सुबह निकले वहाँ से वापिस। अपनी वहाँ की रोड बढ़िया है, बहुत बढ़िया रोड है, गाड़ी भगा रखी मैंने बढ़िया। थोड़ा सा आगे जाके ना वो सामने से बाइकर्स आते हैं ना, हम उन्हें हाई बाय करते रहते हैं, कोई थम्स अप दिखाता है, मोटिवेशन रहता है एक दूसरे को। ठीक है। वो हाई बाय के चक्कर में ना
उस बंदे ने देखा नहीं कि सामने रोड पे ना रॉड पड़ी हुई है, रॉड उसके टायर में टकरा है और उसके टायर में उसकी गाड़ी में डला हुआ था रोसो 3 जो ZX 10R वगैरह में डलता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, वो सॉफ्ट कंपाउंड टायर होता है, जैसे रॉड लगी इतना लंबा कट बूम टायर ब्लास्ट। मैं आगे खड़ा हुआ, मैंने कहा यार आधा 15-20 मिनट हो गए, आ क्यों नहीं रहा। मुझे लगा कहीं एक्सीडेंट, हाँ, घबराहट हो जाती है बिल्कुल। मैंने गाड़ी वहाँ से रिटर्न घुमाई, देखो क्या साइड में खड़ा हुआ, मैंने कहा भाई क्या हो गया, टायर फट गया। मैंने छोटा मोटा पंजा, मैंने पंचर किट लाए तो हैं अभी लगा देंगे। अरे देख तो ले एक बार, मैंने जैसे देखा मैंने ओ नो, मैंने कहा ये तो इतना लंबा कट, ये तो कम से कम 5 पंचर एक साथ लगाऊं तो भी ना रुके। मैंने कहा अब क्या करेंगे, ऊपर से हमारे पास पंप है नहीं, पंप तो टूट चुका है और अब हमें रिमोट एरिया में वापस, अब क्या करें। यहाँ पे बाइकिंग कम्युनिटी काम आती है इसमें बहुत, बाइकर स्पिरिट होती है ना, जो रियल बाइकर्स होते हैं जो जा रहे हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो उन्होंने देखा हम लोग साइड में रुके हुए, 4-5 बाइक्स आई, कोई दिल्ली का तो कोई लखनऊ का था, ग्रुप था उनका, हमसे काफ़ी बड़े एज के थे, बिजनेसमैन थे शायद, पता नहीं। तो वो आए, उन्होंने बोला क्या हो गया, मैंने कहा टायर फट गया है और हमारे पास तो सिर्फ 4-5 पंचर थे हमें, क्योंकि हमारे टायर्स नए थे, हमें पता था कि हमारे टायर्स पंचर नहीं होंगे। लिटरली मेरा टायर पंचर भी नहीं हुआ, उसका टायर फट गया उस कट की वजह से, वो पत्ती जो लगी उसमें। मैंने कहा मैंने 500 पंचर लगा दिए इसमें, पर अब हमें हवा की ज़रूरत है। उनके पास इन्फ्लेटर था वो जो USB से कनेक्ट होकर चलता है, उसमें हवा भरी तो टायर रुक गया। खैर वो पंचर जो मैंने लगाए थे रुक गए, तब मुझे गर्व हुआ, काश मैं पंचर वाला होता। मुझे अपने पंचर पे इतना भरोसा नहीं था, लेकिन वो पंचर कामयाब हो गया। तो उन बाइकर्स ने हमारी हेल्प करी, वो जो पंचर थे उसने बाइक कम से कम 40-50 किलोमीटर खींच दी, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा कट जो है पंचर झेल लेगा। तो वहाँ पे मैं थोड़ी देर, मैंने आर्मी की चेकिंग होती है वहाँ पे, मैंने उनके साथ क्रिकेट खेला, आर्मी के साथ थोड़े क्रिकेट खेलते हैं, उनके साथ क्रिकेट खेला। उतने उसके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं वहाँ सारे, इनर लाइन परमिट चेक होता है। दूसरी चीज़, अगर आप लद्दाख से कहीं बाहर जा रहे हैं, लद्दाख से आउट एरिया, रिमोट एरिया में जा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी आपके नाम होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। किसी रिश्तेदार के नाम पे भी है तो भी नहीं। एक बार को मम्मी पापा के नाम पे भी वो लोग अप्रूव कर देते हैं, पर आप इस चीज़ का रिस्क ना ही लें तो बेहतर है कि वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे। मतलब अगर आप 2 लोग हो एक बाइक पे, तो दोनों में से किसी एक की बाइक होनी चाहिए हो, किसी एक की बाइक होनी चाहिए, और कोशिश ये करें कि बाइक खुद के ही नाम पे हो। ठीक है, तो उसने बोला कि करने क्या वाला है। मैंने कहा जो कैंप है ना ये मेरे पास दे दे बस। अब मैंने कहा अब कैंपिंग होगी। कह रहा कहाँ में उमलिंगा, कह रहा उमलिंगा। कह रहा भाई नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ट्राई तो करने दे। मैंने कहा जब मेरे लिए तो जीने मरने वाली सिचुएशन है, ठीक है, इतना सब देख लिया, ना लाइफ में कोई ना सपोर्ट कहीं से, तो मैं तो ऑन सोलो वे चल रहा हूँ, जियो मरो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, या तो कर जाएंगे या मर जाएंगे। मेरे लिए वो सिचुएशन थी, क्योंकि मैं खुद का ही अस्तित्व ढूंढ रहा था। अच्छा। मुझे चाहिए था कि बस मैं कुछ कर जाऊँ। तो मैंने अब उसकी गाड़ी वहाँ हानले में लगाई, एक होटल में। मैंने उससे कहा एक नदी पड़ती है बीच में, जो आप अंदर से इतना टूटे हुए हो, ये आपको अंदर से मोटिवेट कर रहा था भाई। वहाँ पे बीच में एक नदी पड़ती है, अच्छा, प्योर ग्लेशियर का ठंडा पानी बिल्कुल, और नदी की डेप्थ कम से कम यहाँ कमर तक, और उसे क्रॉस करना है मेरे को शाम को 6 बज रहे हैं। अरे भाई साहब, अंधेरा हो रहा है, और मैं सोच रहा, मैंने कहा यार इसकी नदी की गहराई कितनी होगी, अगर कहीं गाड़ी किसी में बह गई गिर गई तो क्या होगा। अब उसकी बाइक तो हमने वहाँ खड़ी कर दी, अब हमें सामान क्रॉस करना था, और अब क्या हो गया, 2 बंदे एक बाइक और सारा सामान एक बाइक पे। अरे ओवरलोड हो गया सारा कुछ, डबल हो गया। लेकिन इस बात में होंडा और CBR को मैं भाई थम्स अप दूंगा, बहुत भयंकर गाड़ी बनाई है भाई। और वो भी अब हम ऐसी जगह आ चुके हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लो ऑक्सीजन है, क्योंकि उमलिंगला वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रोड है। अच्छा, वहाँ सबसे कम ऑक्सीजन है। पहले तो उसकी पैंट उतरवाई मैंने भाई पैंट उतार ले तू। ठीक है, मैंने कहा भाई भीगनी नहीं चाहिए, क्योंकि लिटरली हमारे पास कपड़े जो थे बहुत लिमिटेड लेके गए थे। पैंट किस लिए उतरवाई थी, मतलब कि भीगनी चाहिए, नदी क्रॉस करनी थी ना। ओह अच्छा। तो आपको क्या लगा वो ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा पता नहीं पैंट किस लिए। तो उसने अपनी पैंट उतारी, कंधे पे डाली, उस बंदे के कंधे पे सारा सामान, अच्छा, टेंट वेंट बैग वैग, हेलमेट भी टांग रखा है, मेरे जूते भी उसी के हाथ में, उसके खुद के जूते भी उसी के हाथ में, ताकि भीगे भी ना हम। ठीक है, क्योंकि ऐसा था ना, वो पैदल था और मुझे सोलो बाइक क्रॉस करनी थी। मैं नहीं चाहता था कि अगर बाइक 1% गिरती है बहती है मेरे साथ कोई और भी चला जाए, मैं किसी और की जान का रिस्क नहीं ले सकता था। तो मैंने उसने पैदल रखा उसे। ठीक है, मैंने बाइक जैसी नदी में उतारी, भाई स्पाइन चिलिंग पानी। अरे भाई साहब, ऊपर से पैर में चोट लगी हुई है, तो पाया जिस पैर ने जब पानी को छुआ ना, तो इसका जो दर्द था वो सीधा मेरे दिमाग तक गया, तड़प गया। मैंने कहा यार अब क्या करूँ, मैंने कहा अब तो उतर गए, छोड़ो यार। मैंने कहा इसे भी पार कर देंगे। अब वहाँ से निकली, अब मैंने कहा यार यहाँ सड़क तो है नहीं। वो कह रहे यही तो पहाड़ है, इन्हीं कोई तो क्रॉस करना है। मैंने कहा सड़क नहीं है यहाँ पे। कह रहे नहीं। मैंने कहा सीधा ये पहाड़ के ऊपर से टपा टपा के ले आनी है गाड़ी। कह रहा हाँ। मैंने कहा ये तो बड़ा चैलेंजिंग है। मतलब वहाँ पे रोड नहीं है, आपको पहाड़ के ऊपर से आना है। मतलब 40 किलोमीटर का स्ट्रेट पैच है, वो भी ऑफ रोड का। अच्छा, मतलब पहाड़ है बस,
पहाड़ के बीच में जो है ना, जैसे वो नहीं होती क्या गलियारे से डोल सी बनाई रहती है, बस इस तरीके का रास्ता आपको उस पर बाइक चलानी है। अच्छा, ऐसे ही होगा जैसे बदराज में है, जैसे बदराज वाले रास्ता है ना, वो भी तो ऐसे ही है ना, टूटा फूटा सा। मालदेवता से सल्फर पॉइंट की तरफ गए हो? हाँ। सेम वैसा। अच्छा। बस ये है कि मालदेवता से सल्फर पॉइंट की तरफ जो है मोटे रोड़े के पत्थर हैं, उस रास्ते पे जो है ना डेजर्टेड है, जैसे रेत होती है ना, रेत के पहाड़ है, रेत के पहाड़। अच्छा। अब मुझे याद आया, मैंने कहा गाड़ी पे इतना लोड है, 2 जने हैं, मैंने कहा रेत में गाड़ी चल पाएगी क्या, क्योंकि कम से कम इतनी रेत थी वहाँ। तो मैं गाड़ी को जैसे ही 30-40 से ऊपर ले जा रहा ना, हैंडल यू शेप कर रहा है रेत में, गाड़ी डिसबैलेंस हो रही है। डिसबैलेंस तो होनी है गाड़ी। 10-20 की स्पीड करते करते कुछ नहीं दिख रहा दूर तक, जितनी फॉग लाइट की लाइट जा रही उतना दिख रहा है, उसके अलावा मुझे यूँ नहीं पता मेरे बगल में ही खाई है या मेरे इस तरफ खाई है या मैं पहाड़ आगे खत्म है, बिल्कुल डेड एंड है, कुछ नहीं पता, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक चल रहा हूँ मैं। 30-40 किलोमीटर ऐसे ही मैंने बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट में गाड़ी चलाई, और मेरे को बस यूँ लग रहा, मैंने कहा यार पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि कोई फॉलो कर रहा है, क्योंकि वहाँ की ना वाइब ऐसी है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फॉलो कर रहा है। अच्छा। और मैं अपने दोस्त से पूछूंगा कोई है तो नहीं पीछे, कह रहा नहीं। मैंने कहा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है, क्योंकि लद्दाख जो इस चीज़ में बहुत स्पिरिचुअल है। नाइट राइड्स बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए लद्दाख में। हाँ, क्योंकि वहाँ पे कई जगह पे कब्रिस्तान है, कई जगह पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं, काफी एकांत जगह है बेसिकली, और एकांत जगह में थोड़ी चीज़ें रहती हैं, नेचुरल डेथ्स हुई हैं, तो इस चीज़ में लद्दाख बहुत स्पिरिचुअल है। नाइट राइड्स तो बिल्कुल मैं मना ही करूँगा कि मत करो, बहुत ज़रूरत पड़ जाए और बहुत कंपलसरी है तो ही करो, नहीं तो अवॉइड करो। अच्छा, ठीक है, क्योंकि रात को ठंड भी बहुत पड़ती है, आपका दिमाग जो है ना वो सही डायरेक्शन में फोकस नहीं कर पाता, आपको ऐसा ही लगेगा, चाहे ना भी हो आपको फिर भी ऐसा लगेगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने मुझे कोई फॉलो कर रहा है। अच्छा। करते करते 40 किलोमीटर क्रॉस करे, 40 किलोमीटर क्रॉस करते ही ना मुझे पक्की रोड दिखी। मैंने कहा पक्की रोड, कह रहा उमलिंगला तक पक्की रोड है, कह रहा ये 40 किलोमीटर का पैच है, ये क्रॉस करना पड़ता है, इसके बाद पक्की रोड है। मैंने कहा चलो कुछ तो मिला पक्की रोड। और उस बंदे के कंधे पे इतना वेट टेंट का, क्योंकि वो टेंट का वेट बहुत था। होगा, उस बंदे लड़के की बड़ी हिम्मत है यार, उसका सामान भी है उसके पास। बता रहा हूँ, उसने मेरा इतना साथ दिया, नहीं तो शायद ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं तो बैग, मेरा एक बैग मेरे कंधे पे था, एक बैग आगे टैंक पे था, बाकी के सारे बैग्स प्लस टेंट जो था उसके अकेले के कंधे पे था। फिर वहाँ से हम आगे गए, आगे बेस कैंप पड़ता है उमलिंगला का, बेस कैंप आता है एक, बेस कैंप से आगे मैं सोलो, बेस कैंप से आगे मैं सोलो। वो भाई को वहीं छोड़ दिया, उसको लड़के को वहीं रोक दिया मैंने। अच्छा, ठीक है, उससे आगे सोलो हो गए। बेस कैंप ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, ऐसी होगा 20 किलोमीटर के आसपास, लेकिन वो जो 20 किलोमीटर हो बिल्कुल ऐसे खड़े, एकदम बिल्कुल खड़े। मतलब ये मान के चलो कि बेस कैंप तक मेरी जो बाइक का जो पेट्रोल का टैंक था वो आधा रह गया था। अच्छा, ठीक है, जैसे ही मैंने बेस कैंप से ऊपर गाड़ी चढ़ानी शुरू करी तो गाड़ी फर्स्ट गियर के अलावा किसी गियर में चढ़ी नहीं। अरे भाई साहब, 20 किलोमीटर गाड़ी फर्स्ट गियर में, और वो फर्स्ट गियर भी ना लास्ट में कभी कभी दम तोड़ रहा था, पर मैंने फिर भी उसको क्लच और एक्सीलेटर के कॉम्बिनेशन से मैंने मैनेज करा। जैसे ही वहाँ पहुँचा, ऐसी ठंड, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। मैंने फटाफट अपना फ़ोन निकाला, और एक चीज़ सबसे जो कॉमन चीज़ ये है कि जितनी ज़्यादा ठंड बढ़ती जाएगी ना, आपकी बैटरी उतनी जल्दी ड्रेन होगी। चाहे वो बाइक है, चाहे वो फ़ोन है, चाहे वो गोप्रो है, चाहे वो पावर बैंक है, आप जितना शूट हो सकता है कर लो। आपका फ़ोन और गोप्रो कब डेड हो, अभी 100 दिखा रहा है ना, 3 मिनट में 0 हो जाएगा। 3 मिनट के अंदर। इतना फर्क है क्या? बिल्कुल। उमलिंगला पे तो चार्ज ही नहीं हो रहा था, पावर बैंक में लगाया, चार्ज करा, जैसे 100 हुआ मैंने ऑन करा, मैंने कहा गाइस मैं उमलिंगला पहुँच चुका हूँ। अब ये क्या हो गया, मैंने टेंट का सेटअप वेटअप लगाया, टेंट में जाके बैठ गया। दूसरी गलती मेरे से क्या हुई, मैं बर्नर वाला लाइटर लेके गया हुआ था। अच्छा, क्योंकि बर्नर वाला लाइटर यूजुअली जो होता है बारिश तूफान हर जगह काम करता है, पर ये नहीं पता था कि लो ऑक्सीजन में काम नहीं करेगा। लो ऑक्सीजन में तो कैसे फायर काम करता है, मैच बॉक्स। तो मैं अपने साथ स्टोव, कुछ नूडल्स और पानी में इसलिए नहीं लेके गया था, मुझे ये पता था कि वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, मैं बर्फ़ को पिघलाऊंगा, वही पी जाऊँगा। मैं अपने साथ और एक्स्ट्रा लोड नहीं लेके चल सकता था। अब जब लाइटर ना काम करे तो आग कैसे जले, फिर आग नहीं जलेगी तो नो फूड नो वाटर, कुछ भी नहीं है फिर तो, आग के बिना तो कुछ भी नहीं करोगे। बस एक तरीके से ये समझ लिया पूरी रात भर मेरा रोज़ा था। ओ भाई साहब, भयंकर, पूरी रात भूखे रहे। फिर अब ना खाना है मेरे पास, ना पानी है, और मैंने सोचा थोड़ी सी हीट मुझे स्टोव से भी मिल जाएगी। अब ना मेरे पास हीट है, अब मैं हूँ बिल्कुल सोलो अकेला, और हवा चल रही है सू सू सू, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई भयंकर सुपर फास्ट ट्रेन बगल से निकल रही है, इतनी तेज हवा भाई साहब, इतनी तेज हवा, और आवाज़ ऐसी आ रही, पता नहीं कहीं कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा होगा कहीं दूर, उसकी आवाज़ मुझे वहाँ तक सुना आ रही थी, धन धन धन। और मैं टेंट पे बैठा हुआ सारी आवाज़ें सुन रहा, और कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ स्नो लेपर्ड ना आ जाए। दूसरी चीज़ स्पिरिचुअल चीज़ें, इनसे बैटल नहीं कर सकते आप। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। अब मेरे को ना धीरे धीरे ना ये पैर जमना शुरू हो गया मेरा,
मेरे को पैर अपना महसूस नहीं हो रहा था। अच्छा। अब मेरे पास क्या था, कोई कंबल वम्बल तो था नहीं, एक पतला सा कंबल था, एक स्लीपिंग बैग था, ठीक है। स्लीपिंग बैग भी वो ठंड नहीं रोक पाया, कंबल लपेट लिया उसमें भी नहीं रुक रही है, ठीक है। और मैं बिल्कुल ऐसा ना, जैसे वो नहीं तो ककून बिल्कुल ऐसा करके यूँ बैठा हुआ है टेंट के अंदर, यूँ हाथ काँप रहे मेरे। और मैं सोच रहा, मैंने कहा सुबह कब होगी, घड़ी देखूँ, ओहो अभी तो 11 ही बजे हैं सिर्फ। अब मैं सोच रहा क्या करूँ, टाइम काटना बहुत मुश्किल है उस जगह पे। तो ऐसा लगेगा कि ये जो आपके 2 घंटे हैं ना, ये कम से कम मान के जो 24 घंटे के बराबर है, कटता ही नहीं टाइम। आप वॉच देखते रहोगे, करोगे क्या? टेंट से बाहर आप जा नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, कोई है नहीं बात करने बैटरी को, है नहीं जो फोन चला लोगे, फोन नहीं है। और ऐसी जगह पे वीडियो एडिटिंग कौन करेगा बैठ के, चलो ब्लॉग ही एडिट कर लूँ पहले अपनी जान बच जाए। सही बात है। ठीक है, तो वो सिचुएशन मेरे लिए ऐसी हो गई थी कि या तो आज मर गया या जी गया तो जी गया। मैंने अपने हाथ ऐसे बांधे, मैं बैठा रहा, सोचता रहा, आंखें बंद कर रखी मैंने, सोच रहा, मैंने कहा सुबह कब होगी। घड़ी देखूँ, ठीक है 12 बज गए, 1 बज गया, बैठा रहा, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। 5 बजे मैंने देखा, मैंने कहा यार एकदम से, मतलब मेरे को ना थोड़ी सी नींद आ गई। हाँ। 1 घंटे की नींद आई होगी, ठीक है। 1 घंटे के आसपास मुझे नींद आई होगी। जैसे ही 5 बजे मैंने कहा यार इतनी धूप कहाँ से आ गई अचानक से, कहीं मैं मर तो नहीं गया मर तो नहीं हो गया मैं कहीं मैं मर तो नहीं गया, ये कोई भगवान की रोशनी तो नहीं है, अल्लाह तो नहीं आ गए। मैंने कहा ये क्या हो गया सच में, क्योंकि होता है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो जो वीडियो है ना 5 बजे की बनी हुई है, 5 साढ़े 5 के आसपास की, और पता कैसा लग रहा है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। अरे भाई साहब, क्योंकि वो हाईएस्ट प्लेस है, सूरज एकदम लगेगा। मैंने देखा, मैंने धूप पहाड़ों पे तो ये लगता है, धूप आ गई। मैंने कहा फटाफट टेंट वेंट छोड़ो, धूप में खड़े होंगे जाके। मैंने टेंट वेंट साइड करा, धूप में जाके खड़ा हो गया। रात को तो बिल्कुल फ्रोजन था, बाल तक भी बर्फ में जम गए थे। 8 बजे तक रुकना था मेरे को, 8 बजे तक मैं टहलता रहा इधर उधर। अपना टेंट वेंट मैंने डिसमेंटल करा, सेटअप मैंने पैक करा। बाइक स्टार्ट करूँ, बाइक ना स्टार्ट हो, बाइक का तो इंजन ऑयल जम गया। ओहो, क्योंकि -18 टेम्परेचर था, 17-18 के आसपास, इंजन ऑयल फ्रीज हो गया। अब ना आ गया वहाँ पे, ना कुछ है, जो कुछ भी आपके हाथ में कुछ है ही नहीं है कि चल वो नीचे बेस कैंप में उसे फोन करके बुला, फोन भी तो नहीं है, फोन भी आसपास लोग नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है, और फोन अगर ऑन भी होता, लोग भी नहीं है आसपास कोई, ये कोई ज्यादा दिख रहा है गांव का नागरिक जो होते हैं ना उमलिंग इलाके लिए, जब निकलता है ना सुबह को, तो वो 9 बजे के बाद निकलता है। अच्छा, ये टाइमिंग है, 9 बजे के बाद वो निकलते हैं ताकि उन्हें प्रॉपर धूप में हीट मिले, ठीक है। दूसरा, शाम को 4 बजे के बाद कोई नहीं जाता उधर। अच्छा, कोई नहीं जाता, इवन रात को आर्मी भी नहीं रुकती है वहाँ। आधा 1 घंटा उसे धूप में खड़ी रखी मैंने, फिर दोबारा सेल्फ मारता रहा, हल्की सी स्टार्ट हुई तो मेरे को लगा, मैंने कहा हाँ ठीक है, कुछ हुआ। फिर सेल्फ मारता रहा, इंजन को गर्म करता रहा, एट द एंड वो स्टार्ट हो गई। आपका जो रिकॉर्ड था वो उमलिंगला कैंपिंग का था ना? हाईएस्ट एल्टीट्यूड कैंपिंग का, इंडिविजुअल का। तो इसमें आपने उनको क्या प्रूफ दिए थे, मतलब रजिस्टर करने के लिए? कुछ ऐसा प्रूफ दिया था उनको कि हाँ ये मैंने करा है, या कुछ मांगा उन्होंने, मतलब? हाँ बिल्कुल, क्या बिना प्रूफ के तो कुछ भी नहीं। हाँ वही ना, क्या चीज़? वही क्या प्रूफ? सारी वीडियोस, ठीक है, नाइट की, मॉर्निंग की, ले जाते हुए, आते हुए, कि तुम आए हो गए हो, परमिट की फ़ोटोज़, ठीक है। परमिट का लास्ट कब था, जीपीएस लोकेशंस, ठीक है। बल्कि जीपीएस लोकेशन मेरे पास पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि स्टारवा ऐप डाउनलोड करके उससे लोकेशन लेनी होती है। अच्छा। बट मेरे पास गोप्रो और अपने फ़ोन में जो रात को मैंने वीडियो बनाई थी ना, उसमें लोकेशन ट्रैक हो रही थी, क्योंकि लोकेशन उसमें ऑन रहती है तो उसमें डिटेल्स में दिखा देता है। तो वो वाली लोकेशंस मेरी वहाँ पे काम कर गई। नहीं तो अगली बार अगर कोई जाए तो उसे स्टारवा का कोई रिकॉर्ड बनाना चाहे तो स्टारवा ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, उसकी सारी डिटेल्स मांगते हैं वो। अच्छा। पर मेरे को क्योंकि मेरे पास ये तो सडन रिकॉर्ड था, मेरे को नहीं पता था कि ये सब चाहिए होगा वहाँ पे। तो ये मेरे को उसकी मेरे गोप्रो की जो होती है लोकेशन और जो फ़ोन की लोकेशंस होती हैं उससे हो गया था। ओके। और जैसे ये बुक ऑफ रिकॉर्ड है, तो आपने जब रजिस्टर करा था, मतलब पहले से ही रजिस्टर करके गए थे आप, या बनाने के बाद आपने रजिस्टर करा? बनाने के बाद ही होता है। बनाने के बाद ही होता है। पहले जो होता है गिनीज में होता है। अच्छा। पहले कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, गिनीज में आप रिक्वेस्ट डालेंगे, गिनीज आपसे पूछेगा कि आप वीडियो भेजना चाहेंगे इसकी, या आप हमारा जज बुलाना चाहेंगे अपने। हाँ, कि वो लाइव करवाएंगे। हाँ, अगर लाइव के लिए फिर जज का खर्चा भी देना पड़ता है उसको। हाँ, वो तो फिर सब कुछ है, तो फिर ये सब भी होता है। पहले ही गिनीज की फीस बहुत है। नहीं वो होगी ऑब्वियसली, तो बाहर का है, तो ये इस तरीके से। हाँ, वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया ना फिर तो गिनीज का। तो बस भाई साहब खतरनाक है यार। और जब आपने रिकॉर्ड कंप्लीट किया, वापस आने के बाद हुआ आपके साथ कि मतलब इस पे कुछ सराहना मिली हो साथ में आपको, या कुछ वापस आने के बाद कहीं पे? जीरो। न्यूज़ में या कहीं पे आपने अप्रोच करा या किसी ने करा? पहले तो जब मैं रिकॉर्ड बना के आगे इसे अप्रूव कराना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अच्छा। क्योंकि इसकी पेमेंट जाती है। ओके। अच्छा, ठीक है। कितनी पेमेंट जाती है?
ये वैसे तो जो इसका नॉर्मल चार्ज है वो 15-16 हज़ार का है, लेकिन सारा खर्चा मिला के 25-30 के आसपास बैठ जाता है। ठीक है। अब मैं ऑलरेडी खर्चा कर चुका था लद्दाख आने जाने, लद्दाख आना जाना आपका पैर यार सब कुछ है। उसके बाद मेरा पैर का भी इलाज हुआ, तो जब लास्ट में मैंने इसे अप्रूवल के लिए डाला और वहाँ से अप्रूव होके आ गया, ठीक है, तो ये हुआ कि अब पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आए? ठीक है, मैंने बहुत ट्राई करा, लोगों से हेल्प मांगी जिन्होंने मुझे कहा था कि तुम करो, हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है, सब गायब। तो भाई देख लो, ऐसे जैसा खार दुंगला पे सन्नाटा था ना, उससे भी भयंकर सन्नाटा अचानक से हो गया था मेरी लाइफ में। अब कईयों ने मुझे ऑफर भी करी हेल्प, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो उधार दे सकते हैं। मैंने कहा उधार नहीं चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मैं कर्जा नहीं रखना चाहता अपने सिर पे, ठीक है, क्योंकि देखो मेरा नाम नहीं हो रहा है इसमें देहरादून, उत्तराखंड, इंडिया, सब तीनों का नाम आगे जा रहा है। सही बात है, ठीक है। आप देहरादून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने देहरादून को रिप्रेजेंट किया है ऑल ओवर इंडिया में। तो लास्ट तारीख थी मेरी 17 तारीख पेमेंट जमा करने की। अच्छा। कोई मेरे पास पैसा नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। मेरी किसी ने हेल्प करी मेरी किसी ने हेल्प, लेकिन वो इन सब में नहीं था, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन। अच्छा। ठीक है, दिया उन्होंने भी मुझे उधारी, ठीक है, पर उन्होंने ब्याज कुछ नहीं लेना के लिए मेरे को कहा। मैंने कहा ठीक है, जब मेरे को पैसा आएगा मैं दे दूँगा वापस। मैंने वहाँ से पैसे उठाए, मैंने पेमेंट जमा करी, ठीक है, रिकॉर्ड आ गया। अब रिकॉर्ड आ गया तो ये जो था उत्तराखंड का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। अच्छा। लोग आपको देखेंगे, मीडिया थोड़ा तो देखेगा, ठीक है, पर जैसा मैंने कहा बिका हुआ मीडिया, वो बिल्कुल वैसा ही निकला। कुछ ने मेरे को कॉल किया इंटरव्यू के लिए, पर उन्होंने मुझसे ही पैसे मांग लिए। अच्छा, कि हम तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहते हैं, पैसे दो, ऐसा? हाँ, कि नहीं, ऐसे नहीं कि हम तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहते हैं, हमें अच्छा लगा, आपने रिकॉर्ड बनाया ऐसे करके, और आपका फ्री है, आप हमें बता दीजिए। और जब मैंने उनसे अपनी तरफ से अप्लाई करा, मैंने हाँ ठीक है, मैं इस तारीख को फ्री हूँ, बताओ कब आना है, कि ठीक है आप आ जाइएगा, और इसका ना एक छोटा सा चार्ज होगा। मुझे लगा 1,500 रुपये होगा। 1,500 रजिस्ट्रेशन वैसे होता नहीं है, कुछ नहीं होता, जीरो। ठीक है, मैंने सोचा कि 16,000 रुपये, अरे रिकॉर्ड की फीस तो 15,000 ही है, 16,000 तुम्हारी कहाँ से? 16,000 में एक ट्रिप और मार के आ जाऊंगा मैंने यही बोला। मैंने कहा कि मुझे लिटरली तुम्हें 16,000 देने होंगे ना, मैं दूसरा रिकॉर्ड सेट कर सकता हूँ इतने पैसों में, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड जो है ना सारे मेरे अभी भी यहाँ है, मुझे आगे क्या बनाना है ऑलरेडी सेट है। मैं सिर्फ स्पॉन्सरशिप या कोई मुझे सपोर्ट कर दे, चाहे वो उत्तराखंड सरकार हो, चाहे कोई भी हो, मैं उसका सब वेट कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा विजन जो है ना बहुत आगे और बहुत लंबा है अब, क्योंकि मुझे पहले लगता था मैं कुछ नहीं कर सकता, पर अब मैंने जो कर दिया है ना, अब मुझे लगता है कि मैं अब आगे और जल्दी जा सकता हूँ जर्नी को। इतनी सारी आपने स्टेजेस, इतने ज़्यादा स्ट्रगल करके आपने स्टेजेस पास करी हैं, मतलब इतनी इंजरीज में आपने इतना कुछ कर दिया है, तो अंदर से बंदा खुद ही स्ट्रांग हो जाता है कि यार जब मैंने इतना बुरी हालत में ये कर दिया, इतनी बुरी सिचुएशन में कर दिया ये, तो मैं आगे क्यों नहीं कर सकता। जिन्होंने मेरे से पैसे नहीं मांगे उनके पास मैं गया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, करा, लेकिन जितने भी बड़े चैनल्स थे सब बिके हुए हैं। सब ने यही कि इतने पैसे, लोकल न्यूज़ में या लोकल न्यूज़पेपर पे कहीं पे, लोकल वालों ने भी नहीं लिया, लोकल वालों ने भी नहीं कोई, मतलब आपको लोकल में अमर उजाला में आया था, बहुत स्मॉल पैराग्राफ, ठीक है, और बाकी एक इंडिया न्यूज़ पे आया था। इंडिया न्यूज़ में 30 सेकंड का था, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इनका न्यूज़पेपर या इनकी न्यूज़ देखेंगे ना, वो बिल्कुल इलॉजिकल होती है। सड़क चलते हुए कोई नाली में गिर गया, उसका हाथ टूट गया, यार ये कोई न्यूज़ है? डेली पता नहीं कितने गिरते हैं। सही बात है, ठीक है, आपको पता है मैं खारदुंगला गिरा था, आप ये भी तो डाल सकते थे। आपको कितना स्ट्रगल करके आपने रिकॉर्ड बनाया, हर कोई आपकी स्टोरी नहीं, जेन्युइनली मेरे को भाई की स्टोरी में पहली बार मिल रहा हूँ। मतलब ऑब्वियसली मैं पहले रिसर्च ज़रूर करता हूँ, कोई भी गेस्ट आता है हमारे यहाँ पे, बट मैं पहली बार मिल रहा हूँ इतना डीपली। मैंने नहीं, जैसे भाई ने अपनी स्टोरी बताई, इनका पैर भी टूटा, उसके बावजूद इन्होंने अपनी स्पिरिट नहीं छोड़ी कि मेरे को करना है। ये अपने माइंड में सेट लेके चले थे कि मुझे करना है तो मुझे करना है, जैसे उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी में बताया। मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से है, जो भी ये रील देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप प्लीज़ उत्तराखंड के जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं, इंडिया के जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जो या आपके लोकल नोन में कोई ऐसे पर्सन्स हैं या हमारी तरह जो पॉडकास्ट करते हैं और भी लोग हैं, तो प्लीज़ आप भाई को सपोर्ट करो। क्योंकि कोई भी है ना, देखो लद्दाख की ट्रिप ना किसी कॉमन आदमी के लिए बहुत महंगी होती है और उसको करना ही बहुत टफ होता है। भाई ने इतने स्ट्रगल के साथ अपना पैर तुड़वा के बाइक पे अपने सब खर्चे से इतना बड़ा एक रिकॉर्ड बनाया है, इंडिया के लिए बनाया है, ठीक है, और सबसे मेन बात है हमारे देहरादून को रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप इनको सपोर्ट करो, ठीक है। जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, एटलीस्ट उस चीज़ को रिस्पेक्ट करके, आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट करके आप उसको सपोर्ट करो। और मैं, आप हो सके तो कमेंट्स में टैग करो बाकी जो भी हमारी एजेंसीज हैं या जो भी है, बिल्कुल, क्योंकि ये पता है क्या है, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल, मैं इससे आगे और भी बहुत रिकॉर्ड बना सकता हूँ और अभी हाल फिलहाल यहीं से शुरू कर सकता हूँ। आई जस्ट नीड अ सपोर्ट।
आई जस्ट नीड अ सपोर्ट। बात सिर्फ ये है कि आपको सपोर्ट मिलेगा और लोगों को भी ऐसी मोटिवेशन आएगा और रिकॉर्ड्स बनेंगे। बहुत एक सिंपल नहीं है, होता। बहुत सिंपल है। सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स और व्यूज से कुछ नहीं होता। लेजेंड वही होता है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। ये तो है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी के लाइक्स ज़्यादा है, फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, वो ही इज़ अ लेजेंड। ऐसा लेजेंड कोई नहीं बनता। आपको इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना पड़ता है, दूसरों से कुछ अलग करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं लेजेंड हूँ या मैं लेजेंड बन जाऊँगा। मैं बस ये है कि मतलब मैं लिमिट्स क्रॉस कर रहा हूँ। मेरा रास्ता जो है ना वो बहुत अलग हो चुका है, क्योंकि मैं ना बाकी दुनिया से बहुत अलग जा चुका हूँ। जिसे कहते हैं ना कि हट गया, बस अब दुनिया मोह माया हो गया, दुनिया से मेरा दिमाग हट चुका है। मैं बिल्कुल अब ऐसा हो चुका हूँ। अच्छा। मुझसे कुछ भी करा लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुझसे कुछ भी करा लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी राइट नाउ भी सेकंड रिकॉर्ड के रेडी हूँ, यहीं से बैठे बैठे शुरू कर सकता हूँ मैं अभी भी। अच्छा। अब मुझे बस सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है। कमेंट्स में आप टैग करो, कमेंट्स में लिखो, और अगर आप सपोर्ट कर सकते हो भाई को किसी भी माध्यम से, आप इनको फॉलो कर लो, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप प्लीज़, मैं तो यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट्स में मेंशन करो जो भी एजेंसीज़ हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट है या जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं, आप उनको अगर करेंगे तो शायद उनकी नोटिस में ये चीज़ जाएगी, तो वो देखेंगे स्ट्रगल और इनको सपोर्ट मिलेगा साथ। और आप एटलीस्ट, चलो आप आपसे कोई पैसे की सपोर्ट नहीं मांग रहा है, आपसे सिर्फ एक एप्रिसिएशन मांग रहा है, ताकि उसका नाम दिखे एटलीस्ट, कि हाँ लोग उसे देख रहे हैं, लोग जाने उसको कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरा नाम हो। और इन्होंने कोई अपने लिए पर्सनली नहीं करा है, ये रिकॉर्ड इंडिया के लिए बना है और उत्तराखंड रिप्रेजेंट हुआ है इसमें। सबसे बड़ी बात ये है, देहरादून रिप्रेजेंट हुआ है। और हम लोग, मैं स्पेशली, मेरे भाई, हम जो चैनल बनाते हैं, हमारा पॉडकास्ट का मेन सिनेरियो यही है कि हम रियल लाइफ के लोगों को लेके आते हैं और रियल स्टोरीज़ को लेके आते हैं, और ताकि हम लोगों को सपोर्ट कर सके, जो हैं जिनकी स्टोरीज़ आगे पहुँचनी चाहिए उन्हें पहुँचा सके। तो हारून भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अभी तो हमने रिकॉर्ड की बहुत सारी बातें कर ली, आप अब हमें बताइए, क्योंकि आप और भी अब तो घूम तो रखेंगे आपने, बहुत सारी जगह है ना, लद्दाख हो गया, जैसलमेर हो गया, तो आपके लिए सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा रहा है? मतलब लद्दाख है, जैसलमेर है, कैसा है? टफेस्ट में तो जो था वो लद्दाख ही था। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि जैसलमेर लद्दाख में से बढ़िया जगह, अच्छी जगह कौन सी थी जहाँ मैंने ज़्यादा एंजॉय किया, जैसलमेर फॉर श्योर। उसका कोई रीज़न? कुलधारा। हाँ, कुलधारा वो क्या है वहाँ पे? मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस? हाँ, वो टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में आती है इंडिया की। अच्छा, कुलधारा। तो आपने वहाँ पे स्टे किया? स्टे नहीं किया था, मैं विजिट पे गया था, लेकिन विजिट करा मैंने, लेकिन विजिट भी बड़ी स्पूकी है। तो मतलब आपको कुछ फील हुआ या कुछ दिखा, इस तरह कुछ हुआ आपके साथ सीन? हाँ, क्योंकि वो जो है ना काफ़ी बड़ा गाँव है। कुलधारा में एक गेट है, गेट से एंट्री होती है, पर्ची कटती है, उसके बाद जो आप अंदर अकेले हैं पूरे गाँव में। काफ़ी बड़ा गाँव है, खंडर 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 है। मतलब गाँव में आबादी नहीं है ज़्यादा, पॉपुलेशन नहीं है? पॉपुलेशन के खंडर है, पूरा गाँव खंडर है। सिर्फ आपको टूरिस्ट दिखेंगे जो घूमना है। एक वहाँ पे कुआं है। ओके, ठीक है, तो कुएं को ना लोग बाहर बाहर से ही देखते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसके अंदर जाऊँ। उसमें स्टेयर्स उतर रहे हैं नीचे। अच्छा। ठीक है, और वो ना लास्ट, मतलब वो कुआं ना, हमारे कुएं गोल होते हैं, उनका कुआं कैसा है, ऐसे नीचे उतर रहा है स्टेयर केस के साथ, और फिर हल्का सा टी पॉइंट बन रहा है। तो ऊपर से देखने में ऐसा लगा था क्या पता नीचे से रास्ता तो नहीं जा रहा राइट में। अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है चीज़ें जानने की। मैं फटाफट सीढ़ी से नीचे उतरा, मैं अंदर जाके देखा तो बंद है। तो ऊपर देखा ना तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ना दीवारें ना बंद हो रही हैं। मैं भागता हुआ बाहर आया, मैंने कहा यार ये तो कुछ अलग ही स्पूकी था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा। और मैं अकेला था उस पॉइंट पे, वहाँ पे वो टूरिस्ट जो थे बाकी लोग अलग बिल्डिंग में थे। तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे हाँ वाकई में कुछ है। उसके बाद जब मैं दूसरी बिल्डिंग्स में गया, क्योंकि वहाँ पे पता है क्या, वो गाँव बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा गांव है, अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, तो सारे टूरिस्ट एट दी सेम टाइम पे एक ही जगह पे नहीं हो सकते। तो एक जगह मैंने ना बिल्डिंग में मैं घुसा, मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर चमगादड़ है। अच्छा। क्योंकि यार देखो, चमगादड़ वैसे तो खैर मैंने देहरादून में और भी जगह में घुमा हूँ स्पूकी जगह पे, लेकिन मैंने चमगादड़ कहीं नहीं देखे इतने जितने वहाँ थे, और जबकि एक डेजर्टेड एरिया में। तो जैसे ही मैंने उसका दरवाज़ा खोला ना, वहाँ पर ना आँखें चमक रही, और मैंने 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा नहीं था चमगादड़ है। मुझे पता क्या लगा, कोई हाथ में बैठी है। हाँ, तो और मैं पीछे घूमूँ, पीछे कोई नहीं, आगे देखूँ आंखें सिर्फ अंधेरे में, वो भी लाल पीली, पता नहीं कैसी अजीब सी कलर की थी। और मैंने 2 कदम पीछे हट गया, और इतने एकदम से ना उसमें चमगादड़ निकल गए, और मैं बस पीछे वो, मैंने कहा भाई हो गया काम। मैंने कहा ये क्या है भाई, मैंने चलो यहाँ से। तो आपने फिर अंदर जाना है क्या ना सोचा? ना बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जा सकता भाई, क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि मैं और भी ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस गया हूँ, पर मैंने चमगादड़ कहीं नहीं देखे इतने सारे एक ही टाइम पे जितना मूवीज में देखने मिलते हैं इतने दिख आपको ना छत पे ना आंखें दिखेंगी आपको, उसकी छत पे आंखें दिखेंगी। जब आप डोर खोलेंगे ना किसी भी बिल्डिंग का उनका,
छत पे आंखें आंखें दिखेंगी, मतलब पूरा चमगादड़ से भरा हुआ है। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर वहाँ पे कोई स्पिरिट या कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो किस लेवल पे करती होगी कि वहाँ चमगादड़ों ने इतना बड़ा अपना डेरा बना रखा है। हाँ ये बात तो सही और है। खासकर तब जबकि वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, ये तब की बात है। अगर वहाँ टूरिस्ट ना आते हों, उसे 1-1.5 साल के लिए बंद कर दिया जाए, पता नहीं क्या ही होगा वहाँ। उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो जैसलमेर में सैम सैंड ड्यून्स पड़ता है। ये क्या चीज़ है? सैम सैंड ड्यून्स करके एक गांव पड़ता है, सैम विलेज कहते हैं वैसे उसको, और सैंड ड्यून्स उसका नाम है। ओके सैम विलेज, पूरी दुबई वाली फील। अच्छा, दुबई डेजर्ट बिल्कुल। मतलब अगर वहाँ कोई लिटरली फोटो खींच के डाल देना और वो लोकेशन ना डाले तो लोग बोलेंगे अरे तो दुबई क्या कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा फील। फिर वहाँ से आप बॉर्डर की तरफ जाएंगे, लोंगे वाला बॉर्डर पड़ता है जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का वॉर हुआ था। वहाँ पे टैंक्स खड़े हैं, बहुत सारी चीज़, मतलब ये है कि फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है। अच्छा, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है। सैम ड्यून्स में अगर आप रात को रुकेंगे ना तो वहाँ पे टेंट मिलते हैं। अच्छा, वो टेंट जो है ना किसी भी 3 स्टार होटल से कम नहीं है देहरादून के। अरे भाई लिटरली उस टेंट के अंदर आपको फुल्ली फर्निश्ड वॉशरूम प्लस बेडरूम मिलता है। अरे और कितना रेंट होता होगा लगभग, कितना रेंट क्या होगा? उसका रेंट है, उसका पैकेज होता है, पैकेज होता है। ओके, खाली वैसा नहीं होता, पैकेज होता है। 3500 का पैकेज होता है। उसमें क्या होता है, आपको 12 बजे आपका चेक इन होगा। चेक इन के बाद वो आपको पानी तो पानी की बॉटल्स अनलिमिटेड देते हैं, ठीक है। और एक कोई भी राइड फ्री होती है, या तो जीप सफारी डेजर्ट में या फिर कैमल सफारी, ये आपकी चॉइस है। कोई भी एक सफारी फ्री दे देंगे। उसके बाद आपका शाम का नाश्ता, टी स्नैक्स, टी कॉफ़ी आप कितनी भी ले सकते हैं, अनलिमिटेड। ठीक है, वो नहीं है। ठीक है, शाम का स्नैक्स आपको उसमें मिलेंगे। उसके बाद शाम को वहाँ कल्चरल प्रोग्राम होता है। हाँ, मैंने देखा उसकी मतलब फायर वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब 3-4 घंटे का प्रोग्राम होता है वो। उस प्रोग्राम में आपको स्नैक्स दिए जाएंगे, कॉफ़ी मिलेगी, अनलिमिटेड होता है वो भी। जैसे भैया कोई बिगिनर्स जाना चाहे लद्दाख, तो उसको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, और मतलब कितना बजट चाहिए होता है मिनिमम, और क्या क्या परमिट्स वगैरह उसको चाहिए होती हैं जो बिगिनर्स को जाना चाहे? तो थोड़ा बताइए इसके बारे में। कोई बिगिनर जा रहा है ना तो उसके लिए जो बजट डिपेंड करता है वो उसकी बाइक पे डिपेंड करता है, उसके पास बाइक कौन से लेवल की है, उसे अपना एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके हिसाब से। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास एक 250 या 200 सीसी की बाइक है तो मैं उसका बता सकता हूँ कि मेरे पास भी एज द सेम है भाई। आपके पास 20,000 का होना चाहिए, आपका पेट्रोल रहना खाना खर्चा उसी में हो जाएगा। 20,000 में हो जाएगा। 20,000 में हो जाएगा अगर आप लिमिट में चलते हैं। बाकी अगर आप हायर स्टैंडर्ड जाएंगे, हायर होटल्स में जाएंगे, वो आपकी कॉल है। मतलब ये बेसिक बजट है, इतने में हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ये है कि आपके पास इनर लाइन परमिट होना चाहिए। इनर लाइन परमिट के बिना आपको लद्दाख के बाहर एंट्री नहीं मिलेगी किसी भी अदर रिमोट एरियाज़ में। अपने साथ पंचर किट ज़रूर रखें, टायर इन्फ्लेटर रखें USB वाला, ओके, जो इलेक्ट्रॉनिक से चल जाए, इलेक्ट्रॉनिक वाला। और हो सके तो एक पोस्टपेड सिम ज़रूर रखें अपने पास। हाँ, और एक हाई एल्टीट्यूड के लिए डायमॉक्स टैबलेट आती है, टैबलेट रखें। और ऑक्सीजन सिलेंडर भी ज़रूर रखें अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हो। और एक बैकअप व्हीकल अपने पास रखें अगर पॉसिबल हो तो। बाकी अकेले जा रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बाकी चार्जिंग इक्विपमेंट वगैरह भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ठंड जैसे बढ़ेगी ना एकदम बैटरी जाएगी। ओके, आपके अंदर आपकी गाड़ी में भी USB चार्जर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप थोड़ा ये बताइए, जैसे आप जॉब भी करते हैं और राइड भी करते हैं, तो आप जॉब और राइड को किस तरह से मैनेज करते हैं, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें फेस करनी पड़ती हैं या करी हैं आपने? ये तो सबसे टफेस्ट है मेरे लिए। अच्छा, ये सबसे टफेस्ट है मेरे लिए। बल्कि काफ़ी टाइम तक मैं इसके मेंटल ट्रॉमा से भी नहीं निकल पाया था मैं, क्योंकि हमारा जो इंडियन वर्क कल्चर है ना वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। में जॉब करता था और वहाँ पे जो है मेरे को ये बोला जाता था कि प्रमोशन तब मिलेगा जब ये YouTube डिलीट होगा। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब जेलसी। क्योंकि पता है क्या है, देखो हम 9 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 9 घंटे की ड्यूटी के बाद हम क्या करते हैं, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ऑफिस में जो बिल्कुल ना वहाँ के चमचे बने हुए होते हैं, वो 9 से ज़्यादा घंटे देते हैं और फिर आपके ऊपर फिंगर पॉइंट होती है, यार वो तो 9 घंटे कर रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा है? ओहो, तू तो जाके यूट्यूब चलाता होगा, है ना? एक काम करो, यूट्यूब बंद करो अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो। लिटरली मेरे हाथ से मेरा प्रमोशन गया ये कहते हुए कि आप 2 नाव में सवार थे, आप यूट्यूब भी चला रहे थे, आप जॉब भी कर रहे थे साथ साथ, इसलिए आपका प्रमोशन किसी और को दिया गया है। तो इससे क्या है, मतलब जॉब तो आप कर ही रहे हैं ना अपना, टाइम टू टाइम तो जॉब कर ही रहे हैं। मुझे ये भी कहा गया आपके काम में कोई कमी नहीं, आप काम अपना परफेक्ट करते हो, ठीक है, बस यूट्यूब नहीं चाहिए। और जबकि आप उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे थे कुछ नहीं बोल रहे हो उसके अगेंस्ट। ये जो कॉल होती है ना, ये लिटरली मैनेजमेंट की कॉल होती है, ठीक है। इसमें कंपनी को कुछ नहीं पता होता कि उसके एम्प्लॉय के साथ क्या हो रहा है, उसका एम्प्लॉय कितना फ्रस्ट्रेटेड है, कितना वहाँ का वर्क कल्चर टॉक्सिक हो चुका है। कहते ना दादागिरी, वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है ना वो ऐसी दादागिरी और ये सब चीज़ें जो होता है ना वहाँ पे क्रिएट कर देता है कि कंपनी तो है USA की, ठीक है, कंपनी USA की, मैनेजमेंट तो इंडियन है, ठीक है। तो वो लोग ना अपने एम्प्लॉय को कैसे हैंडल करते हैं ना, ये वहाँ की कंपनी को लिटरली पता भी नहीं होता है। नहीं यार, इस बात पे मैं एग्री करूँगा क्योंकि मैं भी पहले है ना डोमेस्टिक बैंक्स में रहा, मैंने इतना कुछ झेला ना, देखा है मैंने। अभी मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी है तब जाके मेरे को दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई है, नहीं तो मेरी आंखों के सामने मेरा प्रमोशन गया है
और हो सकता है कि अगर वो प्रमोशन ना जाता तो मैं आज कुछ और भी बड़ा करके बैठा बिल्कुल, होता मेरे पास। तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है कि मेरे 8 साल उस आदमी की वजह से गए हैं। मैं नाम ले दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, छोड़ो। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा हारून, हमने आपकी पुरानी काफ़ी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, हालांकि अभी आप थोड़ा कम एक्टिव है बट फिर भी एक्टिव हो। पहले आप अगस्त्य चौहान के लिए बहुत सारा आपने आवाज़ उठाई है, बात काफ़ी वीडियोस डाले हैं, तो आपका रिलेशन क्या था अगस्त्य के साथ, या मतलब अगर आप बताना चाहें, क्योंकि देखो कंट्रोवर्शियल है उसकी जो सडन डेथ हुई थी, एक्सीडेंटल थी, कोई दुख सस्पिशियस बोलते हैं, थ्योरीज अलग अलग है। अगर इस बारे में आप बात करना चाहें तो आप बता सकते हैं अगस्त्य के साथ कैसे रिलेशन थे, अभी भी मिलते हैं क्या फादर उनसे, क्योंकि मैंने रिसेंटली आपकी फ़ोटो भी देखी थी उनके साथ। बिल्कुल बता दूंगा मैं। अगस्त्य के साथ मेरा जो रिलेशन था ना, वो एज अ कंटेंट क्रिएटर और सब्सक्राइबर का था। ओके। जैसा मेरे आज के टाइम में अपने सब्सक्राइबर्स के साथ होता है। ओके। ठीक है, लेकिन उसने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसका सब्सक्राइबर हूँ। अच्छा। जब भी मिला ना, और भाई क्या हाल है, As a friend. ऐसे करके एज अ फ्रेंड। ठीक है, हमेशा मेरे को सपोर्ट करा। मैंने जब भी पूछा, मैंने कहा यार मेरे को इस चीज़ का सोल्यूशन बताओ, इसका क्या हो सकता है, ऐसा नहीं तू ऐसा कर। ठीक है, बल्कि हो सकता है कि आज वो होते तो मेरे को और सपोर्ट करते, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा करा था। मेरे पास वो वीडियो आज भी है। दूसरी चीज़ यह है कि जब वो गए थे ना, जब वो जा चुके थे, तो मतलब मेरा वो ऐसा था कि हमने भी काफ़ी चीज़ें देखी हैं, तो इसलिए मैं भी समझ सकता था उनके फादर के साथ क्या बीत रही हो। तो मैं उनके घर जाता था, उनको सपोर्ट करता था कि उनके साथ केस में भी काफ़ी काम करवाया। जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ गए, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करा, कैमरा नहीं मिल रहा था, कैमरा ढूंढे, रिकॉर्डिंग के लिए पुलिस थाने, मतलब हर जगह चक्कर काटे। तो उनके साथ मेरा रिलेशन बिल्कुल ऐसे बन गया था, बिल्कुल घर वाली बात, बिल्कुल फैमिली, जैसे फैमिली फ्रेंड होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। बाकी तो जो उनके रियल फ्रेंड्स थे वो तो दूर दूर तक नज़र नहीं आए उसमें। ओके। अभी रिसेंटली उनके फादर से आप मिले थे, तो अप्रिशिएट करो उन्होंने। के साथ मेरी राइड होती रहती है, जब भी मौका मिलता है हम लोग राइड पे जाते हैं। अच्छा। अंकल है, बढ़िया बंदा है, बस बढ़िया बंदा है, अगस्त्य की तरह। हाँ, अगस्त्य की तरह ही। मतलब इस एज में आके ना, थैंक यू सो मच आपका भी हमारे शो पे आने के लिए हारून। हमें बहुत अच्छा लगा आपने जो रिकॉर्ड सेट करे हैं हमारे देहरादून के लिए, और आपने हमारे देहरादून को रिप्रेजेंट किया। ये बहुत अच्छा लगा हमें बिल्कुल देखिए आपसे बात करके कि एक बंदे ने, एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे ने, मतलब इतनी चैलेंजेस होने के बाद भी पैर टूट गया है, फिर भी वो जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, आपकी जो स्टोरी है बहुत दर्द भरी रही है। बिल्कुल। और फिर भी आपने हमारे एरिया को रिप्रेजेंट किया, तो एक बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो एटलीस्ट मैं अपने देश के काम आना चाहूँगा। बिल्कुल नहीं, और आपने देश का नाम ऊंचा ही करा है। मैं आर्मी नहीं ज्वाइन कर सका तो मैं किसी और फील्ड से अपने देश को आगे निकालूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आपके चैनल से मैं 2 चीज़ें आगे भेजना चाहूँगा, बिल्कुल अगर इजाज़त हो तो। हाँ बिल्कुल। जी ठीक है, मतलब जो मेरे ऑडियंस ने मुझसे कहा है कहने के, मैं उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। कहिए आप। पहला पॉइंट जो मैं यहाँ की सरकार से रखना चाहूँगा, ठीक है, किसी भी गेम को जब हम स्टार्टिंग में खेलते हैं ना, तो उसकी शुरुआत जो होती है ना, बहुत ग्राउंड लेवल से होती है। बिल्कुल। जब कोई क्रिकेटर बनना चाहता है ना, तो वो डायरेक्ट स्टेडियम में नहीं खेलता जाके, वो गली में खेलता है। हमने भी कभी ना कभी गलियों में क्रिकेट खेला है ना, ठीक है। हम तो डायरेक्ट स्टेडियम में तो पहुंच नहीं गए थे कि हाँ सचिन बॉल डाल रहा है, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, ऐसे नहीं गए ना। तो जो राइड्स करते हैं सड़कों पे, जिनके चालान कटते हैं, ठीक है, या जिनको आप कहते हैं कि ये लोग इलीगल जगह पे स्टंट्स कर रहे हैं बाइक के, अगर आप लोगों को लग रहा है, उत्तराखंड सरकार को लग रहा है कि राइडर्स जो हैं देहरादून में बढ़ रहे हैं, या इसकी संख्या ज़्यादा हो रही है, लोगों के बीच में ये पैशन ज़्यादा है, आप एक स्टेडियम क्यों नहीं बनवा देते? स्टेडियम बनवा दीजिए, एक मिनिमल फीस के साथ अगर हो जाए। फीस भरने को सब तैयार है, मेरी सबसे बात हुई है, लिटरली 50-100 रुपये अपने आर्स के हर कोई भर देगा, ठीक है। इसमें आपका ही बेनिफिट है, दूसरों का ही बेनिफिट है। तो अगर एक सर्किट यहाँ पे हो, सेफ इन्वायरमेंट के साथ रहेगा, तो सबके लिए सेफ्टी रहेगी। दूसरी चीज़, मेरी ऑडियंस ने कहा था कि मैं बाकी यूट्यूबर्स को जवाब दूं, अच्छा, जिन्होंने मुझे कभी किसी टाइम पर रोस्ट करा है कि अगस्त्य के नाम से मैंने पैसा खाया है, हाँ बहुत से लोग अगस्त्य की वीडियो से मैंने पैसा खाया है। भाई पहली चीज़, उसकी वीडियो से मुझे पैसा नहीं आया है, क्योंकि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था उसके बाद मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो जितने भी डॉलर्स थे वो सब वेस्ट हो गए थे। ओके, मैं उन्हें कभी क्लेम नहीं कर पाया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उसके नाम से बहुत पैसे खा लिए हैं, ठीक है। और अगर मैंने कुछ पैसे मेरे पास आए भी है ना, तो मैंने उनको अलग चीज़ों में दे दिया, ठीक है। वो मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता, मैं किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता कि मैंने उन पैसों का क्या करा, पर मैंने उसके नाम पे बेस्ट कर दिया था उसी के लिए, ठीक है। तो मेरे पास कोई पैसा नहीं आया। दूसरी चीज़, जिस दिन मैंने सुपर बाइक ले ली, वैसे तो तुम दुआ करो कि मैं ना ही ले पाऊँ, पर जिस दिन मैंने ले ली, तुम सबके शटर बंद कर दूंगा मैं। बहुत स्ट्रेट एंड क्लियर इस चीज़ को समझ लो, क्योंकि मेरा ये है कि मैं अपनी लिमिट्स ब्रेक करूँगा, ठीक है। तो जिस दिन मैंने सुपर बाइक ले ली ना, उस दिन मैं शटर बंद कर दूंगा जितने लोग मेरे खिलाफ हैं,
ये बिल्कुल स्ट्रेट एंड क्लियर मैसेज है, क्योंकि मेरी ऑडियंस मुझसे चाहती है कि मैं जवाब दूँ। ओके हारून भाई, बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के, और आई एम श्योर अगर हमारा पॉडकास्ट लोग देखेंगे वो समझेंगे आपकी जो जर्नी रही है उसको समझेंगे, और आपने जो मैसेज दिया है और आपने जो सब कुछ बताया कि जो होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो शायद ये इस वीडियो के माध्यम से, आने वाली वीडियोस के माध्यम से उन तक पहुँचे, और हमारी सरकार कुछ हमारे लिए ही, आप कम्युनिटी के लिए ही, मोटो व्लॉगिंग के लिए या फिर स्टंट्स के लिए, बाइक राइड्स के लिए एक कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकाले। बाकी देशों में भी स्टंट स्कूल्स हैं, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी कुछ हो ऐसा। तो आप हमसे पहली बार मिले हैं दोनों से, हमारे पॉडकास्ट पे आए क्योंकि हमारा नया सेटअप है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा हमारे साथ मिलके ये सेटअप देख के? जैसा आपका ये पहला सेटअप है, ऐसे ही मेरा ये पहला पॉडकास्ट है, ओके, ठीक है। तो आप लोगों से ज़्यादा मैं एक्साइटेड था, बिल्कुल। एक लोग तो पहली बात आप लोग रियल हो, हाँ। ठीक है। दूसरी चीज़ ये स्क्रिप्टेड नहीं है कुछ भी, नहीं हमारे यहाँ नहीं आता। तो मेरे ये था कि पहली बार मेरे से कोई पूछ रहा है, मैं सब कुछ बोल दूंगा। बिल्कुल नहीं, आपकी जर्नी जो हमने सुनी है कहानी, हमारे लिए वो कहानियाँ थी, क्योंकि हमने तो कभी सोचा है कि हम यार लद्दाख जाएंगे। मैं पर्सनल बताता हूँ, मेरा दोस्त है तो उसने स्प्लेंडर ले रखी है, तो हमारा रोज ऐसे डिस्कशन होता है कि यार हम क्या करें, हम स्प्लेंडर से चलते हैं ना, एमटी से नहीं जाएंगे, स्प्लेंडर से चलेंगे। जाते हैं, स्प्लेंडर से भी जाते हैं। तो वो चीज़ तो हमारे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग थी। भैया भी बाइक राइड करते हैं, तो उनको भी सुनने में अच्छा लगा कि हाँ स्टोरीज़ हैं, तो हमने तो मज़ा ही आया। कि लद्दाख में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं, ये सब हमें आपसे मालूम चला है। नहीं तब तक हमारे माइंड में ये था कि हाँ भाई इतने पैसे इकट्ठे कर लेने और लद्दाख निकल जानी है, तो क्योंकि हम प्रिकॉशन ही रखेंगे। इसका मेन पॉइंट यही रहता है कि लद्दाख सरप्राइजिंग है, बस ये तो है। लीजिए, आप किसी भी चीज़ के लिए ना तैयार नहीं रह सकते। आप एक चीज़ के लिए तैयार होंगे ना, आपको तुरंत दूसरा मिल जाएगा। ये तो है, फिर आप सोचेंगे टास्क पे टास्क है, वहाँ टास्क पे टास्क है, और इसी में मज़ा भी है, इसी में ही मजा है। पता ही होगा। तो ये है कि लद्दाख में काफी हद तक रोड बन गई है, डेवलपमेंट आ गया। मनाली हाईवे है ना, जो लेह मनाली हाईवे, वो पहले पूरा ऑफ रोड था, ओके, बहुत बुरा हाल था। मतलब मज़ा तो उसी में ही आता था लिटरली, पर इस बार जब मैं गया ना, तो वो जो पैच था ना 50% जो पक्की रोड बन चुकी थी, तो ये मान के चलिए कि आने वाले टाइम में ना लद्दाख ऐसा हो जाएगा, अरे लद्दाख ही तो जाना, ये तो रहा, चलो। हाँ बस वो है, तो जितना जल्दी हो सकता है कवर कर लो। वो मज़ा नहीं ले पाएंगे आने वाले 2-3 साल के अंदर जितना कवर कर सकते हो कर लो। लद्दाख का वो मज़ा नहीं ले पाएंगे जर्नी का जो आज है। जाने से पहले हारून भाई एक बार हमारे जनता को प्लीज़ बोल दीजिए कि लाइक सब्सक्राइब कर ले। बिल्कुल भाई, आप लोग इनको सपोर्ट करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, बिकॉज ये गाइस जो है ना बहुत रियल हैं और उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जिनको सच में सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लिटरली जो पहले से ही उठे हुए हैं ना, उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ करके बैठे हुए हैं ना, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, उन लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि आपको इनके चैनल पर देखने पर मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच हारून भाई, बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट से मिलके। और एक लास्ट टाइम प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं देखता हूँ एनालिटिक्स चेक करता हूँ, लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा है वीडियोस, बट अभी सब्सक्राइबर काउंट कम है। प्लीज़, स्टार्टिंग है, मोटिवेशन बना रहता है। सब्सक्राइब कर लिया करो यार, थोड़ा सब्सक्राइब करोगे तभी तो हमें भी मोटिवेट होंगे हम भी कि हाँ यार हमारे बंदी देख रहे हैं तो और सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो करो यार। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। ओके।